कहानी शुरू होती है एक डार्क रूम से, जहां पर लोग टेबल के चारों ओर बैठे हैं और खेल चल रहा है। लेकिन ये सिर्फ एक खेल नहीं है, बल्कि जिंदगी और बर्बादी के बीच का सौदा है। सीन चेंज होता है और हमें दिखता है डायरेक्टर यांग का ऑफिस। ये वही आदमी है जो इस पूरे खेल का सिरमौर है। यहाँ आते हैं गु होंजू के पिता और उनके साथ छोटा सा होंजू भी। अब जरा सोचिए दोस्तों, बाप अपने बेटे को लेकर आया है और यहाँ आकर डायरेक्टर यांग से मिन्नतें करता है। डायरेक्टर यांग ठंडी हंसी हंसते हुए कहता है, आप अपना पिछला कर्ज चुका नहीं पाए और फिर से लौट आए। कितनी हिम्मत है आप में। यही से हमें इस कहानी का असली टोन समझ में आने लगता है। ये सिर्फ खेल नहीं, बल्कि इंसान की मजबूरी और उसकी टूटने की कहानी है। फिर डायरेक्टर यांग छोटे होंजू की तरफ देखता है और पूछता है, तुम्हारी एज क्या है? होंजू डर के मारे कुछ नहीं बोलता और डायरेक्टर यांग ताना मारता है, जब कोई बड़ा तुमसे सवाल करे और तुम जवाब न दो तो ये बदतमीजी कहलाती है। और यही शौक आता है। होंजू के पिता कहते हैं, सही कह रहे हैं आप, मैं इसे आपके पास छोड़ दूंगा, एक जमानत के तौर पर। दोस्तों, सोचिए किसी पिता को अपने बेटे को इस तरह छोड़ना पड़े, कितना गहरा पतन होगा उसकी जिंदगी में। इसके बाद होंजू के पिता कर्ज लेकर चला जाता है और बेचारा होंजू चिल्लाते हुए रह जाता है, पिताजी पिताजी करके। और यह पल सचमुच दिल तोड़ देने वाला है। अब सीन चेंज होकर सालों बाद का दिखाया जाता है। होंजू बड़ा हो चुका है, लेकिन उसका चेहरा, उस पर पड़े जख्म, चोट और थकान ये बताते हैं कि उसने कैसा जीवन जिया है। एक साथी उससे कहता है, तुम्हारी शक्ल डायरेक्टर यांग जैसी लगती है, क्योंकि डायरेक्टर यांग की एक आंख पर पट्टी थी और होंजू की आंख भी अब चोट से बंद है। तो गाइस, ये एक सटल डिटेल है, लेकिन बहुत जबरदस्त। कहानी ये दिखाना चाहती है कि हालात इंसान को उसी राक्षस जैसा बना देते हैं जिससे वो नफरत करता है। फिर बात होती है उन लोगों की जो कर्ज में डूब जाते हैं। कोई अपना घर बेच देता है, कोई ऑर्गन, और कोई तो अपने ही परिवार के लोगों को गिरवी रख देता है। तो गाइस, ये सीन बहुत ही पेनफुल है, लेकिन यही इस कहानी का रियलिटी चेक है। सीन चेंज होकर डार्क हाउस का दिखाया जाता है, जहां पर होंजू अपने साथी के साथ एक नए ठिकाने पर आता है। वो कहता है, पहला दिन है और यहाँ इतने सारे लोग हैं। फिर एंट्री होती है गबिंग की। वो होंजू को चिढ़ाता है, पास आकर कहता है, इतनी मार खाने के बाद भी तुम्हारा चेहरा सबसे अच्छा है ना? मेरे हिसाब से ये सिर्फ डायलॉग नहीं बल्कि एक तरह का हिडन थ्रेट है। होंजू को कहा जाता है कि अगर कोई ग्राहक स्मोकिंग करे तो उसे पोलाइटली रोकना होगा। वो नज़र घुमाता है और देखता है आखिरी कमरे से धुआं निकल रहा है। होंजू धीरे धीरे उस दरवाजे की तरफ बढ़ता है और अंदर मिलता है डायरेक्टर मुक्योन। हाँ दोस्तों, कहानी का एक नया और बेहद इंटरेस्टिंग किरदार। तो बड़ी, यहाँ से शुरू होती है होंजू और मुक्योन की मुलाकात। लेकिन क्या ये मुलाकात उसे और गहराई में धकेल देगी या फिर कोई नई उम्मीद लेकर आएगी? मेरी राय यह है कि अभी तक की कहानी एकदम ग्रिटी और इंटेंस है, और यही वो चीज़ है जो इसे बाकी बीएल या डार्क कहानी से अलग बनाती है। तो बड़ी, अगर आपके सामने होंजू जैसी सिचुएशन होती तो आप क्या करते? कमेंट में ज़रूर बताएं। कहानी आगे बढ़ती है और अब हम पहुंचते हैं उस कमरे में जहां होंजू की पहली प्रॉपर मुलाकात होती है मुक्योन से। और यकीन मानिए, ये एनकाउंटर हल्का नहीं है, बल्कि काफ़ी तीखा और अनसेटलिंग है। होंजू कमरे में जाता है और कामली कहता है, आप यहाँ स्मोकिंग नहीं कर सकते। मुक्योन मुस्कुराते हुए जवाब देता है, क्यों नहीं? होंजू घबराकर कहता है, क्योंकि इस गंध से छुटकारा पाना असंभव है। लेकिन बड़ी, यहाँ पर मुक्योन कुछ अनएक्सपेक्टेड करता है। वो सिगरेट को बुझाने की बजाय उसे होंजू के कपड़ों पर दबा देता है। सच बोलूं तो ये मोमेंट शॉकिंग है। ये सिर्फ एटीट्यूड दिखाना नहीं था, बल्कि पाव प्ले भी था। होंजू भड़क जाता है और पूछता है, आप क्या कर रहे हैं? मुक्योन ठंडेपन से जवाब देता है, तुमने ही कहा था इसे बुझा दो। मेरे पास एस्ट्रे नहीं थी। गाइस, ये डायलॉग दिखाता है कि मुक्योन सिर्फ बातों में ही नहीं, एक्शंस में भी दूसरों को चैलेंज करता है। तभी कमरे में आता है गबिंग, जो डायरेक्टर मुक्योन को देखकर कहता है, जब आप यहाँ आए थे तो आपको मुझसे संपर्क करना चाहिए था। मुक्योन भी पलटकर ताना मारता है, क्या आप अपने इलाके में ग्राहकों के साथ ऐसा ही व्यवहार करते हैं? और फिर होंजू के पैर को हल्के से छूते हुए कहता है, भले ही मैं इस जगह को बचा लूं, लेकिन जिस तरह से आप इसे चला रहे हैं वो लंबे समय तक नहीं टिक पाएगा। गाइस, ये पूरा सीन पावर डायनामिक्स का खेल है। मुक्योन सिर्फ अपनी ऑथोरिटी नहीं दिखा रहा, बल्कि ये भी साबित कर रहा है कि सिस्टम में कितनी खामियां हैं।
गबन थोड़ा डिफेंसिव टोन में कहता है, आमतौर पर ये मेरा काम नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा अनजान हूँ। और होंजू को पुश करते हुए कहता है, काम पर वापस जाओ। मुक्योन हंसकर जवाब देता है, गबन, अगर आप अपने ग्राहकों पर इतने रूल्स थोपेंगे, नो अल्कोहल, नो फाइट, नो स्मोकिंग, नो ड्रग्स, तो ये लोग पैसे खर्च ही क्यों करेंगे? ऑनेस्टली बडी, ये बात तर्कसंगत भी लगती है। ऐसे लोग वही करेंगे जिसमें उन्हें थ्रिल मिले। गबन चापलूसी करते हुए कहता है, डायरेक्टर, कृपया स्मोकिंग कीजिए जो आपको सहज लगे। मुक्योन सिगरेट निकालता है और कहता है, तो आप बस यही चाहते थे। तो गबिन कहता है, मैं वैसे भी कुछ राउंड्स खेलने वाला था, क्यों ना अभी ही शुरू कर दूं। होंजू इस सब को देखता है और मन में सोचता है, क्या ये वाकई इतनी बड़ी बात है कि गबिन इस तरह चापलूसी कर रहा है। बात निकलती है डार्क हाउस के नए निर्माण की। मुक्योन कैजुअली कहता है, ये इमारत इतनी जर्जर है कि इसे ठीक करने में हाथ पैर तुड़ जाएंगे। लेकिन गबिन की बातें एक अलग ही पिक्चर पेश करती हैं। वो मुक्योन को बिग फिश की तरह ट्रीट कर रहा है। सीन चेंज होकर सीढ़ियों का दिखाया जाता है, जहां पर होंजू एक आदमी से बात करता है। वो कहता है, डायरेक्टर मुक्योन पूरी तरह धन और एक्सपेंशन पर फोकस कर रहा है। उसने पहले भी एक डार्क हाउस को फंड किया था, और जब ड्रग्स का धंधा शुरू किया तो बिजनेस कई जगह फैल गया। तो गाइस, यहाँ पे हमें मुक्योन का दूसरा रूप दिखता है। बाहर से वो कूल और सार्कास्टिक लगता है, लेकिन असल में वो कैलकुलेशन और पैसे का आदमी है। होंजू मन में सोचता है, अद्भुत, ये सब एक मजाक है। चाहे ये कितने भी करिश्माई क्यों न लगे, आखिरकार ये सब जुआरी ही है। बड़ी, ये लाइन बहुत पावरफुल है, क्योंकि यही होंजू की इनर कॉन्फ्लिक्ट है। वो इस दुनिया का हिस्सा है, लेकिन अंदर से इसे नकारता है। तभी अचानक एंट्री होती है डायरेक्टर यांग की। वे कहते हैं, तुम दोनों क्या गपशप कर रहे हो? एक आंख न होते हुए भी मैं सब देख सकता हूँ। काम पर वापस लग जाओ। और फिर होंजू को आदेश देता है, वोडका लाओ। आखिरी कमरे में बैठा ग्राहक तुम्हें बुला रहा है। तो गाइस, ये सीन साफ करता है कि होंजू तीन ताकतवर फिगर्स के बीच फंसा है। डायरेक्टर यान जुर्म का असली मालिक, गबिन जो हमेशा चापलूसी और डील्स में लगा है, और मुक्योन जो करिश्माई भी है और अनप्रेडिक्टेबल भी। तो गाइस, अब सवाल आपसे, क्या होंजू इस जाल में फंसता जाएगा, या फिर कभी इसे बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ पाएगा? आप बताएं, मुक्योन का स्टाइल आपको कैसा लगा? डरावना, करिश्मा या दोनों? अब कहानी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं, होंजू कमरे में वॉड को लेकर आता है। अब यहाँ मुक्योन पहली बार उस पर नजर डालता है और गबिंग से पूछता है, ये कौन है? और यहीं पर गबिंग एकदम कैजुअली बता देता है, ये होंजू है, उन लोगों का पीछा करता है जो पैसे नहीं लौटाते। दिखने में चाहे नाजुक लगे, लेकिन लड़के की हीलिंग स्पीड बहुत हाई है। बेहद स्टबन है और डेंजरस भी। गाइस, इंट्रो ऐसा दिया गया है जैसे कोई नॉर्मल आदमी नहीं, बल्कि कोई सर्वाइवर मशीन हो। फिर मुक्योन होंजू को देखता है और कहता है, सच अ वेस्ट ऑफ अ ब्यूटीफुल फेस। और अचानक से उसकी पर्सनल स्पेस में दखल देता है। गाइस, ये लाइन बहुत अनकंफर्टेबल है। मुक्योन का बिहेवियर साफ दिखाता है कि उसके लिए बाउंड्रीज नाम की कोई चीज नहीं है। और होंजू, वो क्लियरली अनकंफर्टेबल है। लेकिन यहाँ हायरार्की इतनी डेंजरस है कि वो कुछ कह भी नहीं सकता। और वो मन ही मन सोचता है, ये ऐसा क्यों करता रहता है? और सच बताऊं तो ऑडियंस भी यही सोचती है भाई, ये कंट्रोल और डोमिनेंस का प्योर एग्जाम्पल है। अब आगे गबिंग होंजू को फोर्स करता है माफी मांगने के लिए। लेकिन मुक्योन मजाक उड़ाते हुए कहता है, वाओ, तुमने इतनी आसानी से मान लिया। होंजू कहता है, हाँ, लेकिन बस थोड़ी देर के लिए। बडी, यहाँ से साफ पता चलता है कि होंजू अंदर से रेबल है। वो टूटने नहीं दे रहा खुद को, भले ही हालात बुरे हों। अब मुक्योन उसे ड्रिंक के लिए फोर्स करता है। होंजू मना करता है, लेकिन मुक्योन फोर्सफुली ऑफर करता है और उससे कहता है, ओह, तुम तो बहुत अच्छे ड्रिंकर हो। गाइस, ये सीन काफी इंटेंस है। यहाँ साफ पावर प्ले नजर आता है। मुक्योन अपनी पकड़ बनाने के लिए उसे इतना दबा देता है कि उसकी हदें टेस्ट होने लगती हैं। होंजू मन में सोचता है, वॉडका गले में जलन पैदा करती है। बहुत हॉट है, जैसे गले में आग लग गई हो। यानी उसका फिजिकल पेन भी है और साइकोलॉजिकल भी। मुक्योन हंसकर कहता है, तुम्हारे पास पीने का शिष्टाचार नहीं है। कितनी बर्बादी है, आधा गिरा दिया। और फिर बॉटल से खुद पीता है। यहाँ मुक्योन का सार्काज़म साफ दिखाता है कि उसे दूसरों को नीचा दिखाने में मजा आता है। वो हर एक्शन को इंसल्ट में बदल देता है। फिर सीन शिफ्ट होकर बाथरूम में आता है, जहाँ होंजू खुद को क्लीन कर रहा होता है,
और बाथरूम में गबिंग अचानक उसे एग्रेसिवली पुश करता है और कहता है, यू बास्टर्ड, डायरेक्टर यांग ने तुम्हें वार्निंग नहीं दी। बडी, ये देखकर लगता है कि होंगजू चारों तरफ ट्रैप हो चुका है। डायरेक्टर यांग, गबिंग और मुक्योंग तीनों अपनी अपनी जगह उसे कंट्रोल कर रहे हैं। फिर अचानक डायरेक्टर यांग एंट्री लेते हैं और गुस्से में कहते हैं, क्यों बच्चे को मार रहे हो? लेकिन अगले ही सेकंड होंगजू को ही ब्लेम कर देते हैं, धिक्कार है, मैंने तुझे मना नहीं किया था। गाइस, ये क्लासिक गैसलाइटिंग है। विक्टिम को ही दोषी ठहरा दिया जाता है। गबिंग और यांग मिलकर उसके साथ हाश व्यवहार करते हैं और होंगजू सोचता है, मेरे कान बज रहे हैं, सब कुछ धुंधला हो रहा है, जैसे पानी में डूब रहा हूँ। ये लाइन बहुत पावरफुल है। ऑडियंस भी इस पॉइंट पर फील करती है कि होंगजू बस गिरने ही वाला है। फिर डायरेक्टर यांग बीच में रोकता है और कहता है, बस, अगर यह मर गया तो काम कौन करेगा और पैसा कौन वसूलेगा? गाइस, यहाँ हमें साफ समझ आता है कि होंगजू के लिए कोई भी जेन्युइनली केयर नहीं करता। वो सिर्फ उनके लिए एक टूल है। उसकी जिंदगी की वैल्यू उसकी यूटिलिटी से मेजर होती है। फिर गबिंग जाते जाते वार्न करता है, अगर तुमने हालात नहीं सुधारे तो तुम सचमुच मर चुके हो। और वह लोग वहां से चले जाते हैं और उसका साथी होंगजू के पास आकर कहता है, क्या तुम ठीक हो? हेल्प चाहिए? लेकिन होंगजू बस टिश्यू मांगता है और मन में सोचता है, तुम तो दरवाजे के पीछे से सब देख रहे थे। बडी, ये बिट्रेयल फील देता है। होंगजू अकेला है, कोई भी सच में उसके साइड पर नहीं है। और फिर बाहर से आवाज आती है, सर्विस करो, बैठे मत रहो। होंगजू बुरी तरह घायल और थका हुआ होते हुए भी काम करने चला जाता है। गाइस, ये पॉइंट सबसे हार्ट ब्रेकिंग है। वो सोचता है, अगर मैंने काम नहीं किया तो अगली बार और बुरी तरह पीटेंगे और मेरी सैलरी काट देंगे। मुझे बस काम करके इस कर्ज से निकलना होगा। और पीछे से मुखिया मुझसे जाते हुए देख रहा होता है। तो बडी, ये पूरा सीन हमें दो बातें दिखाता है। होंगजू एक ऐसे जाल में फंसा है जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। और मुक्योंग, वो सिर्फ एक आदमी नहीं, बल्कि वो सिंबल है उस पावर का जो इंसान की डिग्निटी को कुचल देता है। तो दोस्तों, ये सीन को देखकर साफ लगता है कि चोट सिर्फ शरीर पर नहीं, दिमाग पर भी की जा रही है। तो गाइस, आप बताएं, अगर आप होंगजू की जगह होते तो क्या आप भी सर्वाइवल के लिए चुप रहते या फिर सब रिस्क लेकर खड़े हो जाते? कहानी आगे बढ़ती है अगले दिन डार्क हाउस में। डेली रूटीन जैसा दिखता है, लेकिन टेंशन हमेशा मौजूद रहती है। यहाँ इंटरेस्टिंग बात यह है कि मुक्योंग होंगजू से पहले ही आ चुका होता है। मुक्योंग होंगजू से कहता है, आज आपका चेहरा ज्यादा रंगीन लग रहा है। अब देखिए, ये डायलॉग सिंपल लग सकता है, लेकिन हिडन सार्काज़म और क्यूरियोसिटी दोनों है। और होंगजू का मन तुरंत रिकॉग्नाइज करता है, ये वही आदमी है, डायरेक्टर मुक्योंग। लेकिन यहाँ एक छोटी डिटेल है, गबिंग की वो वार्निंग, अब से तुम्हें अच्छा बिहेवियर रखना पड़ेगा, क्योंकि ये आदमी हमारा फाइनेंसर है। मतलब होंगजू ऑलरेडी दबाव में है। और जब मुक्योंग उसे चिढ़ाते हुए पूछता है कि उसका चेहरा मार खाने की वजह से ऐसा लग रहा है, तो ऑडियंस को क्लियरली दिखता है कि पावर डायनामिक्स कितने ट्विस्टेड हैं। मतलब सोचिए, कोई इंसान दूसरे की ब्रूसेस देखकर एम्पैथी नहीं दिखाता, बल्कि इंसल्ट करता है। यही डार्क टोन इस कहानी को डिस्टर्बिंगली रियलिस्टिक बनाती है। सीन शिफ्ट होता है उस कमरे में जहां लोग कार्ड्स खेल रहे हैं। होंगजू वहां सर्व करने आता है और हमें सोसाइटी के दूसरे कैरेक्टर्स ग्लिम्स मिलते हैं, वो लेडी, वो आदमी जो उसके बारे में गॉसिप कर रहे हैं। इंटरेस्टिंग ये है कि सबको पता है होंगजू कैसे एम्बैरेस्ड होता है, फिर भी वो लोग मजाक उड़ाते हैं। यहाँ से हमें थीम मिलता है, टॉलरेंस ऑफ अनफेयर बिहेवियर। और ये बहुत अनकंफर्टेबल ट्रूथ है। मुझे पर्सनली लगता है यही सीन दिखाता है कि होंगजू का कैरेक्टर कितना रेजिलिएंट है। वो इंसल्ट सुनता है, मार खाता है, फिर भी वापस आता है। ऑडियंस यहाँ सिंपैथी और फ्रस्ट्रेशन दोनों फील करते हैं। अब आते हैं सबसे इंटेंस हिस्से पर, फ्लैशबैक। छोटा होंगजू टेंस खड़ा है, गबिंग उसे चैलेंज करता है। होंगजू चुप रहता है और सिचुएशन बहुत अनकंफर्टेबल हो जाती है। ये सीन दिल दहला देने वाला है। खासकर वो लाइन, उसके बचपन का ट्रॉमा उसकी प्रेजेंट रिएक्शंस को शेप करता है। यहाँ हम समझते हैं कि उसका ट्रॉमा सिर्फ मेंटल नहीं, फिजिकल भी है। मेरे हिसाब से यह फ्लैशबैक दिखाता है कि क्यों होंगजू कभी ओपनली रेजिस्ट नहीं कर पाता। चैलेंजेस फेस्ड इन चाइल्डहुड ने उसकी आइडेंटिटी और चॉइसेस दोनों को जकड़ लिया है। कमिंग बैक टू प्रेजेंट, मुक्योंग यहाँ एक अलग ही एंगल दिखाता है।
वह होंजू के सिर पर हाथ रखता है और अचानक होंजू को कंफर्ट फील होता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि मुक्योंग ग्लव्स नहीं पहने हुए। ये सटल सिंबल है, वह इस बार ज्यादा मानवीय दिखाया गया है। फिर दोनों की बातचीत में एक ट्विस्ट आता है। होंजू पूछता है, आप डायरेक्टर हैं, तो आप अपनी कंपनी में क्यों नहीं हैं? मुक्योंग साफ कहता है, मैं डायरेक्टर नहीं हूँ। और ऑनेस्टली, ये लाइन बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करती है, क्योंकि अब ऑडियंस भी सोचने लगते हैं, तो मुक्योंग असल में कौन है? होंजू उसे गैंगस्टर बोल देता है, जिस पर मुक्योंग कहता है, मैं इतना बचकाना काम नहीं करता। और फिर होंजू की आंखों में झांकते हुए कहता है, तुम्हारे चेहरे पर साफ लिखा है कि तुम गबिंग से निपटना चाहते हो। यहाँ मुक्योंग का रोल बहुत एम्बिग्युअस हो जाता है। क्या वो होंजू को समझ रहा है या इन्फ्लुएंस कर रहा है? पर्सनली, मुझे लगता है मुक्योंग डेंजरस भी है और स्ट्रेंजली प्रोटेक्टिव भी। यही ड्युअलिटी इस कहानी को ग्रिपिंग बनाती है। और इस सीन का सबसे बड़ा सवाल यही छोड़ता है, मुक्योंग कौन है? डायरेक्टर, गैंगस्टर, या फिर कोई और बड़ा प्लेयर? आपको मुक्योंग का कैरेक्टर कैसा लगता है? विलन, सिवियर, या दोनों का मिक्स? कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और क्या होंजू सच में कभी गबिंग से बदला ले पाएगा? अगले दिन सूरज की हल्की रोशनी के साथ सीन शिफ्ट होता है डार्क हाउस की तरफ। होंजू अपने रूटीन में व्यस्त है, लेकिन कल की घटना उसके दिमाग में घूम रही है। और वो क्यूरियोसिटी से उसके साथी से पूछता है, क्या आप श्योर है कि वो आदमी फ्रॉड नहीं है? अब ये सवाल सीधा सीधा मुक्योंग को लेकर है। और ऑनेस्टली, ऑडियंस भी यही सोच रहे होते हैं। उसका साथी साफ कह देता है, डायरेक्टर मुक्योंग फ्रॉड? नो वे, डायरेक्टर यांग ने उसकी पूरी बैकग्राउंड चेक की है। वो बस एक रिच फैमिली का लड़का है। डोमैट, बस ढेर सारा पैसा फेंकने वाला। तभी पीछे से खुद डायरेक्टर यांग कहता है, 2 बिलियन। ये डिटेल बहुत शॉकिंग है। होंजू मन में कंपेयर करता है कि वो पिछले 15 साल से जो कर्ज उठा रहा है, वो 2 बिलियन के आसपास भी नहीं है। यानी मुक्योंग की वेल्थ उसके लिए एक ऐसी रिमाइंडर है, जो उसे और भी छोटा और पावरलेस फील कराती है। डायरेक्टर यांग आगे बताता है कि अब वो डार्क हाउस को एक्सपैंड करेंगे। कैमरास, लोगों की रिक्रूटमेंट और नए टेबल सेटअप। बेसिकली एक ऑर्गेनाइज्ड इलीगल एम्पायर बनने वाला है। मुझे पर्सनली ये सीन बहुत डिस्टर्बिंग लगा, क्योंकि यहाँ यांग का प्लान दिखाता है कि डार्क हाउस ऑर्गेनाइज्ड हो रहा है और नए लोग इसमें शामिल हो रहे हैं। तभी अचानक मुक्योंग की एंट्री होती है और वो सुन लेता है कि यांग उसे डोमैट बोल रहा था। यांग ऑकवर्डली बचने की कोशिश करता है, लेकिन मुक्योंग कूल टोन में कहता है, क्या डार्क हाउस में बार बार जाना अजीब है, जब मैंने इसमें इन्वेस्ट किया है? यहाँ क्लियरली दिखता है कि मुक्योंग अवेयर है कि लोग उसे अंडर एस्टिमेट करते हैं, लेकिन वो खुद को विक्टिम की तरह नहीं, बल्कि असर्टिव इन्वेस्टर की तरह पेश करता है। फिर एंट्री होती है गबिंग की, और ये टेंशन तुरंत बढ़ा देता है। मुक्योंग कहता है कि उसे होंजू चाहिए। गबिंग इरिटेशन छुपाने की कोशिश करता है, लेकिन अंदर ही अंदर सोचता है कि यह लड़का मुक्योंग बहुत परेशान करने लगा है। मुक्योंग होंजू को खींचकर अपने पास खड़ा कर लेता है और सार्कास्टिक वे में कहता है, ये वही स्टबर्न आदमी है जो कभी उधार नहीं लौटाता। और आखिर में गबिंग खुद मान जाता है और कहता है, ठीक है, उसे ले जाओ। मुझे यहाँ बहुत सिंबॉलिक लगा कि गबिंग ने प्रैक्टिकली होंजू को मुक्योंग के हाथों में सौंप दिया, जैसे होंजू की जिंदगी कंट्रोल करने वाले हैंड्स में बदल गए हों। सीन शिफ्ट होता है बाहर। मुक्योंग होंजू को अपनी कार में बैठने को कहता है, लेकिन ट्विस्ट, वो इंसिस्ट करता है कि होंजू आगे वाली सीट पर बैठे। ये टैक्सी नहीं है। ये छोटी सी डिटेल भी बहुत कुछ बताती है। टैक्सी वाला वाइब मतलब सर्वेंट मास्टर रिलेशन। लेकिन मुक्योंग क्लियरली चाहता है कि होंजू उसके बराबर बैठे। ये सटल साइकोलॉजिकल गेम है। होंजू जूतों को साफ करता है, थोड़ा ऑकवर्ड फील करता है, और फिर दोनों कार से निकल पड़ते हैं बर्फीले पहाड़ों की ओर। सीनरी यहाँ बहुत कंट्रास्टिंग है। अंदर डार्क हाउस का सफोकेटिंग माहौल और बाहर ओपन स्नोई विल्डरनेस। ये कॉन्ट्रास्ट ऑडियंस को रिलीफ देता है, लेकिन साथ ही क्वेश्चन भी, मुक्योंग उसे यहाँ क्यों ला रहा है? कार आखिर रुकती है जंगल में। वहाँ बर्फ, नदी और एब्सोल्यूट साइलेंस। मुक्योंग होंजू को देखता है और कैजुअली पूछता है, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें मैनिपुलेट करूँगा? मैं बस सिचुएशन समझना चाहता हूँ। मैं गैंगस्टर नहीं हूँ। ऑनेस्टली, ये लाइन बेहद अनसेटलिंग है, जैसे हाफ जोक हाफ थ्रेट। ऑडियंस खुद भी कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या वो सच बोल रहा है या कुछ और प्लान है? मेरे हिसाब से मुक्योंग का ये बिहेवियर उसकी एम्बिग्युइटी बढ़ाता है।
एक तरफ वो कहता है कि वो गैंगस्टर नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ उसकी बॉडी लैंग्वेज और टोन किसी कॉन्विन या मैनिपुलेटर जैसी लगती है। यही चीज स्टोरी को अनप्रेडिक्टेबल बनाती है। अब मुक्योन सीधा होंजू से पूछता है, तुम डार्क हाउस में कब से काम कर रहे हो? और साथ ही संकेत देता है कि अगर उसने टालमटोल किया तो मुश्किल सिचुएशन का सामना करना पड़ेगा। ये देखिए गाइस, मुक्योन के सवाल सिंपल नहीं होते, हमेशा हाफ थ्रेट के साथ आते हैं। यानी कंट्रोल पूरी तरह उसके पास है। होंजू आखिर जवाब देता है, 15 साल हो गए। फिर मुक्योन नेक्स्ट सवाल पूछता है, बाकी बचा हुआ कर्ज? और होंजू कहता है, 1.4 बिलियन वॉन। यहाँ हम समझते हैं कि होंजू का डेट प्रैक्टिकली एंडलेस है। चाहे वो कितना भी काम करे, ये बोझ उसकी जिंदगी को खा रहा है। मुक्योन अचानक फिर वही सेंसिटिव सवाल पूछता है, तुम गबिंग से निपटना चाहते हो, है ना? और इस बार होंजू फाइनली एडमिट करता है, हाँ, मैं गबिंग से अलग तरह से निपटना चाहता हूँ। ये कन्फेशन बहुत पावरफुल है, क्योंकि यह पहली बार है जब होंजू ओपनली अपने अंदर का ट्रूथ बाहर लाता है। मेरे हिसाब से यही वो मोमेंट है जहां होंजू की सप्रेस्ड रेज फाइनली सरफेस पर आती है। और ऑडियंस के लिए ये कथार्टिक भी है और स्कैरी भी। मुक्योन सरप्राइजिंगली उसके बाल सहलाता है और कहता है, तुम्हें ये पहले ही कहना चाहिए था। ऐसा नहीं है कि मैंने तुम्हें मारा या कुछ किया। तुम इतने डरे हुए क्यों हो? फिर वह होंजू को अपना फोन पकड़ाता है और कहता है, अगर गविंग कुछ अजीब करता है तो मुझसे कांटेक्ट करना। यहाँ मुक्योन का बिहेवियर बहुत कंफ्यूजिंग है। कभी वो अग्रेसिव है, कभी प्रोटेक्टिव। यही ड्युअलिटी उसकी कैरेक्टर डेप्थ को बढ़ाती है। मुक्योन एक्सप्लेन करता है कि बाकी लोग गविंग के सामने बस झुक जाते हैं, लेकिन होंजू अलग है, स्टबर्न। और शायद वही उसकी ताकत है। और वो कहता है, अगर तुम मेरी बात मानोगे तो मैं तुम्हें न्यू डार्क हाउस खुलने से पहले बाहर निकाल सकता हूँ। ये सीन बेहद इंपॉर्टेंट है। मुक्योन बेसिकली होंजू को एक बार्गेन दे रहा है, ट्रस्ट मी, तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। लेकिन क्या ये सच है या मैनिपुलेशन, यह अभी अनक्लियर है। होंजू मन में सोचता है, क्या उस पर भरोसा करना ठीक है? कम से कम गबिंग और यांग से बेहतर तो ये हो सकता है। आखिरकार होंजू कह देता है, ठीक है, मैं करूँगा। यहाँ ऑडियंस मिक्स्ड फीलिंग्स में होते हैं। एक तरफ रिलीफ की होंजू फाइनली एक चांस ले रहा है, लेकिन दूसरी तरफ डाउट की मुक्योन ट्रस्टवर्दी भी है या नहीं। सीन शिफ्ट होता है, कार रुकती है एक बिल्डिंग के पास। होंजू कंफ्यूज्ड है और पूछता है, हम घर वापस जा रहे थे ना? लेकिन मुक्योन इंसिस्ट करता है, जाओ और वही करो जिसमें तुम अच्छे हो। इनसाइड बिल्डिंग, मुक्योन पूछता है, मिन्हू यहाँ है? और फिर होंजू को इंस्ट्रक्ट करता है, चलो देखते हैं कि तुम पैसे कलेक्ट करने में कितने अच्छे हो। यहाँ सस्पेंस बिल्ड होता है, क्या ये सिर्फ एक नॉर्मल कलेक्शन है या कोई ट्रैप? मेरे हिसाब से यह मुक्योन का पहला टेस्ट है होंजू के लिए। वो देखना चाहता है कि होंजू उसके लिए कितना यूजफुल साबित हो सकता है। होंजू और मुक्योन ऑफिस में पहुंचते हैं कर्ज वसूलने। मिन्हू मुक्योन से कहता है, मैंने कब उधार लिया? और मुक्योन बड़े ठंडे दिमाग से होंजू से बोलता है, जाओ उससे सिगरेट ले आओ। बड़ी, सिगरेट? उधार तो सुना था पैसे का, ये नई स्कीम क्या है? होंजू मन में सोचता है, मैंने ज्वेलरी ली है, घर के कागजात लिए हैं, पर सिगरेट पहली बार। और फिर वो पैकेट पकड़ भी लेता है। बडी, इमेजिन करो, कोई तुमसे कहे, कर्ज वापस दो, और तुमको कोर्ट से मालबरा निकाल कर देना पड़े। गाड़ी सीन में पता चलता है, उस पैकेट की कीमत 200 मिलियन वॉन नहीं थी। 200 मिलियन बस वही रकम थी, जो मुक्योन ने कर्ज वसूली के नाम पर बताई थी। बडी, क्या, ये कोई सिगरेट नहीं, ये तो स्विस बैंक अकाउंट है छोटे डिब्बे में। सीन बदलता है, डार्क हाउस की तरफ, गबिंग और मुक्योन के शेडी डील पर। मुक्योन कहता है, मैंने होंजू को यूज किया और उसने अच्छा काम किया। गबिंग भी मान लेता है कि होंजू सॉलिड है, लेकिन फिर पैसों की बातें शुरू। बडी, ये दोनों का केमिस्ट्री डेंजरस है। मुक्योन चेस खेल रहा है और गबिंग बस पॉन उठा रहा है। मुक्योन कहता है, 2 गड्डी नकदी ले लो, बाकी होंजू को दे देना। यानी होंजू का कर्ज अचानक कम हो गया। भाई, मुझे भी ऐसा कोई फ्रेंड चाहिए, बस बोले और मेरा लोन वैनिश हो जाए। अब आता है सबसे अनकंफर्टेबल हिस्सा, वॉशरूम सीन। गबिंग होंजू पर शक करता है और फिर उसका पूरा टॉक्सिक, क्रीपी बिहेवियर निकलकर सामने आता है। बडी, यहाँ साफ दिखता है कि पावर सिर्फ पैसों की नहीं, बॉडी पर भी चलती है। ऑनेस्टली, पढ़ते वक्त गुस्सा आया।
ये कैरेक्टर जानबूझकर डिस्गस्टिंग दिखाया गया है। होंजू बस सर्वाइव करने की कोशिश करता है, अंदर से सोच रहा है मैं इसे मार दूं। और बड़ी यही लाइन मुझे सबसे ज्यादा पावरफुल लगी। होंजू हेल्पलेस है, पर उसके अंदर आग जल चुकी है। अगर मैं इस चैप्टर को एक लाइन में समराइज करूँ तो ये छोटी जीत बड़ी कीमत होगी। मुक्योंग का एक शब्द होंजू का कर्ज घटा देता है, लेकिन दूसरी तरफ गबिंग जैसे लोग उसकी जिंदगी नर्क बना रहे हैं। और यही असली ट्विस्ट है, पैसा मिल भी जाए तो रिस्पेक्ट खोकर क्या मिलेगा। अब आप बताइए, आपको ज्यादा शॉकिंग क्या लगा? सिगरेट पैकेट के साथ 200 मिलियन बताना या गबिंग का डिस्गस्टिंग बिहेवियर? अब कहानी आगे बढ़ती है, जहां होंजू अपने साथी से झूठ बोलकर वॉशरूम एक्सक्यूज देता है और चुपके से मुक्योंग को मैसेज भेजता है। होंजू स्टोर रूम में छुपकर टाइप करता है, गबिंग जून गैंग गया है, उसे 6 घंटे लगेंगे। और फोन बंद करके रख देता है। बड़ी रिस्की मूव, अगर पकड़ा गया तो सीधे मौत। लेकिन होंजू क्लियरली अब डबल गेम खेल रहा है। वो खुद से कहता है डार्क हाउस में सड़ने से बेहतर मुक्योंग के अधीन मरना है। यहाँ हमें साफ दिखता है होंजू का माइंडसेट, सर्वाइवल के लिए लॉयल्टी स्विच करने को भी तैयार। तभी डायरेक्टर यांग अचानक आकर पूछता है, तू क्या कर रहा है? होंजू एक्सक्यूजेस देता है, तबीयत ठीक नहीं। बड़ी क्लासिक, जब पकड़े जाओ तो हेल्थ इशू कार्ड फेंक दो। डायरेक्टर यांग अपडेट्स देता है, गबिंग वैंपर के हाउस से पैसे निकाल रहा है। यानी मुक्योंग की एब्सेंस में गबिंग भी अपनी मूव खेल रहा है। कुछ देर बाद गबिंग लौटता है और सरप्राइज, क्योंकि मुक्योंग ने नए लोग भेजे हैं। गबिंग उनका वेलकम करता है, कहता है कंस्ट्रक्शन की वजह से हाउस उतना अच्छा नहीं लग रहा, चलो घूम लो। बड़ी साफ है, मुक्योंग अब धीरे धीरे गबिंग के एम्पायर में घुसपैठ करवा रहा है। दूसरी ओर होंजू देखता है कि वो टेबल जहां मुक्योंग बैठा करता था खाली है और उसे रियलाइजेशन होता है कि अब डायनामिक्स बदल चुके हैं। बड़ी एम्प्टी टेबल इस बात का प्रतीक है कि अब मुक्योंग सीधे खेल में नहीं है, बल्कि पर्दे के पीछे से चालें चल रहा है। होंजू काम करते हुए सोचता है, नए लोग आए हैं तो फाइट्स कम हो गई है, काम आसान है। पहली बार उसे लग रहा है हाउस मैनेजेबल है। बड़ी आयरनी तो देखो, जिस जगह वो टॉर्चर झेल रहा था, अब वही जगह उसे थोड़ी नॉर्मल लग रही है, क्योंकि मुक्योंग का कंट्रोल बढ़ रहा है। लेकिन टेंशन खत्म नहीं हुआ। गबिंग फिर से होंजू को ताना मारता है, नए कर्मचारी आए हैं तो तू ढीला पड़ गया। होंजू जवाब देता है कि उसने सब काम किया, और गुस्से में गबिंग उसे चिट्ठी थमा देता है, 800 वॉन कलेक्ट करना है। बड़ी फिर से वही साइकिल, काम, अपमान और दबाव। फिर होंजू मिरर में देखता है और कहता है, चोट ठीक हो रही है, पर अंदर का जख्म और गहरा हो चुका है। बड़ी ये छोटा डिटेल पावरफुल है, बॉडी हील कर रही है पर माइंड में रेज बढ़ रहा है। अगला बड़ा मोमेंट, होंजू डेट कलेक्ट करने निकलता है, तभी मुक्योंग उसे रोकता है और कहता है, तुम कहाँ जा रहे हो? होंजू कहता है, डेट कलेक्ट करने। मुक्योंग इंसिस्ट करता है, मेरे साथ आओ, राइड दूंगा। होंजू पहले रेजिस्ट करता है और कहता है, पास में ही है। लेकिन मुक्योंग काम टोन में बोलता है, क्या हमें बात करनी चाहिए या यही कर लें, मुझे फर्क नहीं पड़ता। ओह भाई, ये टेंशन वाला सवाल है। क्लियरली मुक्योंग जानता है होंजू उससे कुछ छुपा रहा है। आखिरकार होंजू मान जाता है और दोनों कार में बैठ जाते हैं। कार एक कन्फेशन बॉक्स बन गई है। अब मुक्योंग और होंजू का रिश्ता एक नए लेवल पर कदम रखने वाला है। अब सवाल आपसे बड़ी, मुक्योंग होंजू पर भरोसा करेगा या उसे इस्तेमाल करके फेंक देगा? और होंजू, क्या वो मुक्योंग का पॉन बनेगा या खुद का गेम खेलेगा? अगर आप होंजू की जगह होते तो किसके अधीन सर्वाइव करते, मुक्योंग या गबिंग? आगे हम देखते हैं। कार के अंदर मुक्योंग एड्रेस पूछता है और होंजू थोड़ा कैजुअल अंदाज में कहता है, आप वोरियम हॉस्पिटल जा सकते हो, ये घर तो उसके पीछे ही है। मुक्योंग सीधा पूछता है, क्या गबिंग अक्सर जिंगयुन हाउस जाता है? और यहाँ होंजू के दिमाग में एक लाइट बल्ब जलता है। ओह, तो उसे मेरा मैसेज मिल गया। होंजू मुक्योंग को समझाने लगता है, गबिंग कभी कभी, आमतौर पर ट्रैप ही लगाता है, लेकिन जब हालात खराब हों तब वो डिकॉय बनकर ढेर सारा पैसा लगाता है। बदले में उसे दांव का परसेंटेज मिलता है। फिर होंजू गबिंग का बड़ा ब्रूटल ट्रूथ खोल देता है, गबिंग वही जाता है जहाँ पैसा होता है। दोस्त दुश्मन किसी से मतलब नहीं। ट्रैप में फंसा लेता है और फिर निचोड़ता है जब तक शिकार कंगाल न हो जाए। यहाँ तक कि पिंकी फिंगर कट जाए तो भी होश नहीं आता।
तो मुक्योंग कामली पूछता है, और उसके बाद कहीं नहीं गया? तो होंजू कहता है, नहीं, और वैसे आपके भेजे हुए लोग उसे काफी पसंद आए। वो उन्हीं के साथ लगा रहता है। अब मुक्योंग डायरेक्ट पूछता है, डेट कलेक्ट करने पर तुम्हें क्या मिलता है? तो होंजू कहता है, लगभग 5%। मुक्योंग तुरंत लॉजिक चेक करता है और कहता है, ये तो खर्चे के हिसाब से बिल्कुल मैच नहीं करता। हॉस्पिटल का बिल इससे कहीं ज्यादा होगा। तो होंजू मुस्कुराकर बोलता है, मैं हॉस्पिटल जाता ही नहीं, खुद ही ठीक हो जाता हूँ, या कहो खुद ही ठीक कर लेता हूँ। और मन में सोचता है, जब तक मर न जाऊं, हॉस्पिटल नहीं जाने वाला। और बड़ी यहाँ होंजू का दर्द झलकता है। वो याद करता है कि कैसे उसकी लेफ्ट ईयर की सुनने की ताकत चली गई थी मार खाने से। और सोचता है, क्या हॉस्पिटल जाने से बच सकता था? शायद। मुक्योंग बस उसे घूरता है और होंजू कैजुअली कहता है, ठीक है, कभी न कभी ठीक हो जाएगा। तभी होंजू खिड़की से देखता है, बस स्टॉप पर लोग खड़े हैं, कैफे की शॉप दिख रही है, कॉलेज के स्टूडेंट्स हंसते बोलते दिख रहे हैं। और वो मन ही मन सोचता है, क्या मैं भी कभी इनकी तरह नॉर्मल जिंदगी जी पाऊंगा? और अब लोकेशन पर पहुंचकर होंजू कहता है, यही रोक लो। और पूछता है, कैसे पता चला ये वही घर है? तो मुक्योंग कहता है, आपने बताया था। तो होंजू हैरान होकर कहता है, क्या मैंने इतना डिटेल में बता दिया था? तो मुक्योंग ड्राई टोन में कहता है, तुमने ही कहा था हॉस्पिटल के पीछे वाला सिंगल हाउस। और होंजू को काम याद दिलाता है, जाओ, तुम्हें काम करना है। सीन शिफ्ट होता है आदमी के घर की ओर, और होंजू डॉबेल को बजाता है। घर का आदमी बाहर आता है और गाली देता है, फिर से तुम कमीने। तो होंजू सीधे मुद्दे पर आकर कहता है, तुमने ग्वैंपल हाउस से पैसे उधार लिए थे, आप चुका दो, 1 मिलियन वॉन। वो आदमी आग बबूला होकर कहता है, क्या आप बैकग्राउंड चेक भी करने लगे हो? और मोहल्ले के सामने इंसल्ट करने का आरोप लगाता है। लेकिन बात यही नहीं रुकती। वो आदमी होंजू की धुनाई शुरू कर देता है। घूंसे पर घूंसे बरसाते हुए कहता है, तुम्हें समझ नहीं आता, बार बार क्यों पीछे पड़ता है, निकल जा। और होंजू पिटता हुआ भी डटा रहता है। गुस्से में चिल्लाता है, कौन हरामी है, पैसा चुका। और आदमी एक और घुसा मारता है और अंदर जाने लगता है। तभी मुक्योंग एंट्री करता है और सामने का नज़ारा देखता है। होंजू पूरा जख्मी हालत में लेटा पड़ा है, लेकिन हार मानने को तैयार नहीं। ये सीन काफी भारी है। फाइट, होंजू का दर्द, मुक्योंग का ठंडा रवैया, और लोगों के बीच मिलने वाला इंसल्ट। इसे देखकर ऑडियंस खुद से पूछेगा, भाई ये लड़का कब तक झेलेगा ये सब? और मुक्योंग सीधा होंजू के पास बैठता है और रोस्ट चालू, क्या तुम सिर्फ मेरे सामने ही ऐसा दिखावा करते हो, या हमेशा ऐसे ही बेवकूफ़ी से डेट कलेक्ट करते हो? डबिंग ने तुम्हें यही सिखाया है। ऑडियंस को ये सुनकर साफ पता चलता है मुक्योंग हर स्टेप पर होंजू को टेस्ट कर रहा है। और मजे की बात तो देखो, मुक्योंग बोलता है, बिना चोट वाला तुम्हारा चेहरा कैसा दिखेगा, मैं देखना चाहता हूँ। बडी, ये लाइन तो सेविज इंसल्ट है। अब होंजू खड़ा होकर फिर से डॉबेल बजाने की कोशिश करता है, लेकिन मुक्योंग हाथ रोक देता है। तो होंजू फ्रस्ट्रेट होकर पूछता है, तुम ऐसे क्यों हो? तो मुक्योंग सीधा काम मोड में कहता है, ऐसा मूर्खतापूर्ण ड्रामा करने से क्या मिलेगा? तू कार में बैठ। और बडी, यही से शिफ्ट होता है पूरा गेम। होंजू कार में बैठकर सोच रहा है, वो खुद क्यों कलेक्ट कर रहा है, मुझे करना चाहिए था। अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो। और उधर घर का मालिक डंडा लेकर मुक्योंग को मारने आता है। लेकिन मुक्योंग भाई का फुल मार्शल आर्ट्स मोड ऑन। डंडा घुमाने वाले का निशाना क्लीन डॉज, और फिर उल्टा उसी की धुलाई कर देता है। दूसरी ओर से होंजू कार से देख रहा है और लिटरली शॉक्ड है, और कहता है, इसने तो बोला था थग नहीं है, पर काम पूरा गैंगस्टर वाला कर रहा है। बडी, यही तो ट्विस्ट है, मुक्योंग खुद को गैंगस्टर नहीं मानता, पर एक्शंस बोलते हैं कुछ और ही। अब मुक्योंग अंदर जाता है पैसे कलेक्ट करने, और होंजू कार में टेंशन में। और कहता है, ये अंदर क्यों गया, बाहर क्यों नहीं आ रहा, कहीं हाथ न टूट जाए इसका। ड्रामा बिल्ड होता है, और आखिर मुक्योंग बाहर आता है, हाथ में पैसे लेकर। कूल एंट्री, जैसे हीरो फाइट जीतकर लौटा हो। मुक्योंग पैसों का बंडल होंजू को पकड़ाता है और मजाक में कहता है, अभी मैं गैंगस्टर जैसा लग रहा था, है ना? बडी, ये आदमी खुद मजाक भी कर रहा है, और साथ में होंजू को डराने का काम भी। होंजू सस्पिशियस वे में पूछता है, तुम सच में थग नहीं हो, है ना? तो मुक्योंग कामली बोलता है, नहीं, लेकिन अगर तुमने मुझे धोखा दिया, तो तुम्हारा हाल भी उसी कमीने जैसा होगा। और बडी,
ये बोलते बोलते होंजू के गाल को छूता है। इस मोमेंट में होंजू लिटरली शिवर कर जाता है। उसके लिए ये हेल्प नहीं, प्योर वार्निंग थी। सीन और भी सिनेमैटिक बनता है। मुक्योंग की फुसफुसाती आवाज, होंजू के घाव पर हाथ। होंजू मन में सोचता है, उसने ये सब डराने के लिए किया, मदद करने के लिए नहीं। मतलब साफ है, मुक्योंग शुगर कोट करता है, पर असल में कंट्रोल और मैनिपुलेशन चल रहा है। और जब दोनों डार्क हाउस लौट रहे होते हैं, तो होंजू बहाना बनाता है, मैं कन्वीनियंस स्टोर पे उतर जाऊंगा, वरना लोग शक करेंगे। बडी क्लियरली होंजू मुक्योंग से डिस्टेंस बनाना चाहता है। अब बडी आपसे सवाल, आपको मुक्योंग थग लगता है या मास्टरमाइंड स्ट्रैटेजिस्ट? क्योंकि उसका स्टाइल गैंगस्टर वाला है, पर प्लानिंग प्योर चेस मास्टर वाली। आप ट्विस्ट तो देखो, जैसे ही होंजू कन्वीनियंस स्टोर की तरफ बढ़ता है, वो किसी से टकरा जाता है और सामने वाला पूछता है, तुम ठीक हो? लेकिन होंजू बिना रुके सीधे आगे बढ़ जाता है। यहाँ मुझे लगा होंजू बहुत कॉशियस है, किसी पर भरोसा नहीं कर रहा। इसके बाद वो पैसे जमा करने की मशीन तक पहुंचता है और वही सोचता है, क्या ये नया मेहमान है? इंटरेस्टिंग पॉइंट तो देखो, डार्क हाउस में हर नया चेहरा मतलब नई खतरे की शुरुआत। फिर कहानी का सबसे बड़ा मोड़ आता है, जब गबिंग, मुक्योंग और डायरेक्टर यांग एक साथ दिखते हैं। और यहाँ पहली बार वाइपर एंट्री करता है। ऑनेस्टली, मुझे वाइपर का इंट्रोडक्शन थोड़ा मिस्टीरियस और डेंजरस लगा। जिस तरह गबिंग उसे अनमोल रत्न कहकर इंट्रोड्यूस करता है, वहाँ से साफ दिखता है कि ये आदमी कोई आम प्लेयर नहीं है। सीन शिफ्ट होता है कमरे की ओर। मुक्योंग और होंजू का रिश्ता यहाँ और कॉम्प्लेक्स हो जाता है। मुक्योंग बार बार होंजू को बुलाता है, लेकिन सिर्फ पानी के बहाने। मेरे ख्याल से ये सब सिर्फ कंट्रोल दिखाने का तरीका था। मुक्योंग क्लियरली होंजू पर पावर प्ले कर रहा है। सीन और भी इंटेंस हो जाता है जब मुक्योंग अचानक होंजू को छूने लगता है। ऑनेस्टली, इस पॉइंट पर मुझे लगा ये अब नॉर्मल बाउंड्रीज क्रॉस कर रहा है। और उसी मोमेंट गबिंग कमरे के अंदर घुस जाता है। प्योर ड्रामा। गबिंग जब उन्हें देखता है तो वो मजाकिया अंदाज में पूछता है, तुम दोनों प्यार में तो नहीं पड़ गए? लेकिन यहाँ टेंशन और बढ़ जाती है। मेरे ख्याल से यहाँ गबिंग को पता है कि होंजू उसके लिए वैल्यूएबल है और वो उसे मुक्योंग के इन्फ्लुएंस में जाते हुए देखना नहीं चाहता। सीन का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा तब आता है जब मुक्योंग कहता है कि वो होंजू को प्लेयर के रूप में देखना चाहता है। ये लाइन पूरी कहानी की डायरेक्शन बदल देती है। आपको क्या लगता है, मुक्योंग का रियल इरादा क्या है? और वाइपर सच में डार्क हाउस के लिए खतरा बनेगा या कुछ और हिडन प्लान है? अब कहानी और भी डेंजरस हो जाती है, क्योंकि कमरे से बाहर निकलते हुए होंजू अचानक अपने ही पॉकेट में पिल्स पाता है। यहाँ एहसास होता है कि ये पिल्स मुक्योंग ने ही चुपचाप रखे होंगे, कंट्रोल के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि होंजू खुद को भूल न जाए और वक्त पर अपनी केयर कर सके। ये एक साइलेंट कंसर्न है, जो मुक्योंग कभी शब्दों में नहीं कह पाता। सीन शिफ्ट होता है कन्वीनियंस स्टोर पर। होंजू पानी खरीदता है और सोचता है कि वो नहीं चाहता कि लोग उसके और मुक्योंग के रिश्ते को गलत तरीके से समझें। यहाँ से साफ दिखता है कि होंजू मुक्योंग से नफरत भी करता है और कहीं न कहीं उस पर डिपेंड भी है। बहुत कॉम्प्लेक्स रिलेशन है। इसी बीच वाइपर फिर से एंट्री करता है। ऑनेस्टली, मुझे वाइपर की टोन थोड़ी फ्रेंडली लगी, लेकिन कहीं ना कहीं उसके हर सवाल के पीछे हिडन एजेंडा भी महसूस हुआ। जैसे वो होंजू के घर तक आसानी से पहुंच गया और पासवर्ड तक याद कर लिया। अब घर पर दोनों सेटल होते हैं, कमरा, सफाई, नूडल्स और डेली रूटीन की बातें होती हैं। लेकिन यहाँ मुझे लगा वाइपर बहुत जल्दी होंजू के पर्सनल स्पेस में घुस रहा है। जब वो कहता है कि मैं कभी कभी यही रुक जाऊंगा और डार्क हाउस में तुम्हारे साथ काम करूंगा, ये सिर्फ नॉर्मल फ्रेंडशिप नहीं लग रही। दूसरी ओर होंजू बाथरूम में मिरर में खुद को देखकर मुक्योंग की बात याद करता है कि कैसे उसने कहा था, मैं तुम्हारे असली रूप को जानना चाहता हूँ। ये लाइन पूरी तरह साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन है। मुक्योंग क्लियरली होंजू के दिमाग से खेल रहा है। सीन और इंटरेस्टिंग तब हो जाता है जब वाइपर फोन पर गबिंग से बात करता है। होंजू उसे सुन लेता है और तुरंत मुक्योंग को इन्फॉर्म कर देता है। गाइस, यहाँ होंजू फंसा हुआ है तीनों के बीच, मुक्योंग, गबिंग और डायरेक्टर यांग। अगर उसने एक भी गलत मूव किया तो सब खत्म। और डायरेक्टर यांग की कॉल में भी साफ दिखा कि वो वाइपर पर भरोसा नहीं करता और होंजू को वार्निंग देता है, उस पर कड़ी नजर रखो। मतलब डायरेक्टर यांग की नजरें अब वाइपर और होंजू दोनों पर है। सोने वाले सीन में भी वाइपर कैजुअली बोलता है, मैं हर दिन नहीं रुकूंगा, लेकिन कभी कभी आऊंगा। ऑनेस्टली, ये मुझे सस्पिशियस लगा।
जैसे वो धीरे धीरे होंजू को ऑब्जर्व करने और डार्क हाउस में जगह बनाने की कोशिश कर रहा है। और होंजू के मन में मुक्योंग की बातें लगातार घूमती रहती है, कोई तुम्हारी उतनी मदद नहीं कर सकता जितना मैं करता हूँ। मेरे ख्याल से मुक्योंग इमोशनल मैनिपुलेशन का मास्टर है। वो गिल्ट और डिपेंडेंसी दोनों क्रिएट कर रहा है। आप सवाल आपसे, होंजू आखिर किस पर भरोसा करेगा? मुक्योंग, गबिंग, डायरेक्टर यांग, या फिर वाइपर जो अभी नया आया है लेकिन बहुत जल्दी करीब आ रहा है? आपकी राय में वाइपर सच में लॉयल है या कोई हिडन प्लान लेकर आया है? सीन शिफ्ट होता है डार्क हाउस की तरफ। गबिंग और मुक्योंग की बातचीत से गबिंग कहता है कि होंजू का चेहरा भले ही अभी खराब दिख रहा हो, लेकिन डार्क हाउस में वही मेन फेस है। यहाँ मुझे लगा कि गबिंग होंजू को सिर्फ एक प्रॉपर्टी, एक प्रोडक्ट की तरह देख रहा है, इमोशन जीरो, बस कैलकुलेशन। मुक्योंग ब्लंटली कहता है, ये कोई क्लब नहीं है जहाँ लोग अपना अस्तित्व बेचते हैं। लेकिन उसी ब्रेथ में सवाल करता है, अगर मैं उसे पसंद कर लूँ तो? यही वो ट्विस्ट है गाइस। मुक्योंग खुद कॉन्ट्रडिक्टरी है। वो रूल्स की बात करता है, लेकिन खुद उन बाउंड्रीज को तोड़ना चाहता है। गबिंग ओपनली डील करता है होंजू को सौंपने की। वो कहता है, 20 बिलियन वॉन में डायरेक्टर मुक्योंग को दे सकता हूँ। ऑनेस्टली, मुझे ये सीन बेहद डिस्टर्बिंग लगा, क्योंकि यहाँ होंजू को इंसान नहीं, बिडिंग ऑब्जेक्ट बना दिया गया। गबिंग की बातें और भी टॉक्सिक हो जाती हैं जब वो होंजू के बारे में बहुत डिमीनिंग बातें करता है। इस पॉइंट पर मुझे लगा, गबिंग सिर्फ पैसे का लालची नहीं है, वो अपनी पावर दिखाने के लिए हर सीमा पार कर चुका है। होंजू ये सब सुन लेता है और अंदर से टूट जाता है। उसकी इनर वॉइस कहती है, भले ही मेरा जीवन गिर चुका हो, लेकिन कुछ बातें हैं जो मैं किसी को नहीं बताना चाहता। ऑनेस्टली, यही वो जगह है जहां ऑडियंस होंजू से जेन्युइनली सिंपैथाइज करते हैं। और मुक्योंग भी कम नहीं है। वो सार्कास्टिकली गबिंग से पूछता है, तो क्या इसलिए तुम उसे बुरे आदमी की तरह हाथ लगाते हो? और फिर खुद होंजू से कहता है, अगर तुम अभी मर गए तो अपनी प्योरिटी से चुकाओगे। मेरे ख्याल से मुक्योंग स्मार्ट है लेकिन उतना ही क्रूल भी। वो जानता है कैसे होंजू को गिल्ट और डिपेंडेंसी में फंसाना है। होंजू का दिल पूरी तरह टूट जाता है। वो सोचता है, मुक्योंग भी गबिंग से अलग नहीं है। इस इमारत में हर कोई सिर्फ फायदा उठाना चाहता है। ये लाइन पूरी स्टोरी का सेंट्रल थीम लगती है। ट्रस्ट का कोई मतलब नहीं है, हर जगह एक्सप्लॉयटेशन है। सीन शिफ्ट होता है कार्ड्स खेलने की रूम में। होंजू कार्ड टेबल पर बैठता है, लेकिन उसका माइंड कहीं और है। उसी वक्त गबिंग गायब हो जाता है और टेंशन बढ़ जाती है। गबिंग को ढूंढते ढूंढते होंजू की नज़र मुक्योंग पर पड़ती है। और वो कहता है, जैसे ही मैं कार्ड्स खेलने बैठा, गबिंग तो गायब ही हो गया। और मुक्योंग फिर से होंजू का फेस पकड़कर वार्निंग देता है, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी झूठी बातों पर भरोसा कर लूंगा? पैसों का स्वाद लोगों को बर्बाद कर देता है। यहाँ मुक्योंग की कोल्ड हार्टेड पर्सनैलिटी साफ दिखती है। वो होंजू को हर बार डिग्रेड करता है ताकि उसे कंट्रोल कर सके। आप सवाल आपसे, क्या होंजू कभी इस साइकिल से बाहर निकल पाएगा, या फिर मुक्योंग और गबिंग दोनों उसे पूरी तरह तोड़ देंगे? आपको क्या लगता है, मुक्योंग सच में होंजू के लिए खतरा है या वो अंदर से किसी हिडन रीजन से ये सब कर रहा है? अब कहानी आगे बढ़ती है, मुक्योंग और होंजू की इंटेंस बातचीत से। मुक्योंग ब्लंटली कहता है, मुझे मत कहो कि हम दिखावा करें जैसे कुछ हुआ ही नहीं। यहाँ साफ दिखता है कि मुक्योंग हर बात में अपर हैंड चाहता है। वो होंजू को गिल्टी फील करवाकर कंट्रोल में रखना चाहता है। होंजू ऑलमोस्ट इंसिस्ट करता है, मैं अलग हूँ, गबिंग जैसा नहीं। ऑनेस्टली, इस डायलॉग ने मुझे अंदर तक हिला दिया, क्योंकि होंजू हर बार प्रूव करना चाहता है कि वो सिर्फ एक कमोडिटी नहीं है। मुक्योंग उसे 10 मिनट में गबिंग को लाने का ऑर्डर देता है। और यही पॉइंट पूरे सीक्वेंस का टर्निंग मोमेंट है। काउंटडाउन शुरू हो जाता है। होंजू डेस्परेटली गबिंग को ढूंढता है। यहाँ मुझे लगा उसकी हालत लिटरली ट्रैप्ड एनिमल जैसी है, क्योंकि अगर वो फेल हो गया तो मुक्योंग उसे पूरी तरह डिस्कार्ड कर देगा। डायरेक्टर यांग के साथ उसका छोटा सा एक्सचेंज भी इंटरेस्टिंग था। यांग शॉक में था कि मुक्योंग खुद गबिंग को ढूंढ रहा है। इससे लगता है कि डार्क हाउस के अंदर भी मुक्योंग का हर कदम सबको चौंका देता है। मीनवाइल मुक्योंग अकेला बैठा गबिंग की बातें रिकॉल करता है। होंजू हैंडलिंग में गजब का है। और उसी वक्त उसे होंजू की वॉइस याद आती है, मैं अलग हूँ, उसके जैसा नहीं। ये कॉन्ट्रास्ट दिखाता है कि मुक्योंग खुद भी अंदर से कॉन्फ्लिक्ट में है। वो होंजू को डिग्रेड भी करता है और कहीं न कहीं उसके शब्दों से प्रभावित भी है। फाइनली होंजू गबिंग को लेकर मुक्योंग के पास आता है।
मुक्योंग का पहला सवाल, तुम लेट हो और अकेले आए। ये क्लियर दिखाता है कि मुक्योंग हर हाल में होंगजू की कैपेबिलिटी डाउट करता है। गबिंग का कहना, मैं बस अपने पार्टनर से मिलने गया था वाला एक्सक्यूज और भी सस्पिशियस लगा। ऑनेस्टली, यहाँ गबिंग की चालाक नेचर सामने आती है। वो हर बार पैसे या डील को डिले करता है और मुक्योंग को फ्रस्ट्रेट करता है। मुक्योंग ओपनली कह देता है, अगर ऐसे ही रहा तो हम साथ काम नहीं कर सकते। यहाँ मुझे लगा मुक्योंग सिर्फ होंगजू पर नहीं बल्कि गबिंग पर भी पावर शो कर रहा है। और जब मुक्योंग होंगजू के करीब आकर होंगजू पूछता है, तुम क्या करने वाले हो, ये लाइन पूरे सीन को चिलिंग बना देती है। मुक्योंग सिर्फ बिजनेसमैन नहीं, प्रीडेटर की तरह एक्ट करता है। अब सवाल ये है, मुक्योंग सचमुच होंगजू को सिर्फ कंट्रोल करना चाहता है या उसके पीछे कोई हिडन मोटिव है? क्या गबिंग का डाउनफॉल करीब है या मुक्योंग और होंगजू की इक्वेशन ही सब बदल देगी? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। डार्क हाउस के अंदर पूरा माहौल डार्क, क्लस्ट्रोफोबिक और सस्पेंस से भरा हुआ है। मुक्योंग होंगजू के करीब आकर उसकी टी शर्ट पकड़ लेता है और यहीं से बात बहुत तेजी से खराब होने लगती है। मुक्योंग पूछता है, तुम्हें क्या लगता है, तुम क्या कर रहे हो? और होंगजू ऑलमोस्ट स्कैर्ड उसे बस यही कह पाता है, मुझे जाने दो। लेकिन यहाँ सबसे डेंजरस हिस्सा तब आता है जब होंगजू को वह बात याद आती है जहाँ मुक्योंग उसे कहता है, तुम मुझे पैसे कैसे लौटाओगे? अपनी प्योरिटी से। यह मेमोरी उसे शॉक में डाल देती है और होंगजू लिटरली प्लीड करता है, रुको, कृपया ऐसा मत करो। और सरप्राइजिंगली मुक्योंग उसे छोड़ देता है। यहाँ मुक्योंग की अनप्रेडिक्टेबिलिटी क्लियरली दिखती है, एक सेकंड अग्रेसिव, अगले ही मूवमेंट ऑडली कंपोज। मुक्योंग शांत होकर होंगजू को एक कंडीशन देता है, चाहे वह डार्क हाउस में रहे या नहीं, होंगजू को गबिंग पर नजर रखनी होगी। ये एक तरह का फोर्स्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसा लगता है। ऑनेस्टली, यहाँ होंगजू हेल्पलेस दिखाई देता है, बट ही इज ट्राइंग टू सर्वाइव। सीन बदलकर हम बाहर आते हैं। होंगजू अपने थॉट्स में डूबा हुआ चल रहा है। वह बताता है कि बहुत स्ट्रगल और मिन्नतों के बाद गबिंग ने आखिरकार कंस्ट्रक्शन चार्जेस भर दिए और डार्क हाउस का काम फिर शुरू हुआ। होंगजू हर तरफ से तनाव में है, पैसा, दबाव, कर्ज, निगरानी, सब कुछ उसे घेर रहा है। मुक्योंग फिर पूछता है, काम पूरा हो गया? और होंगजू के जवाब देते ही उसे कार में बैठा लेता है। होंगजू क्लियरली डर रहा है कि अगर वो लापरवाह दिखा तो उसे डांट पड़ेगी। मुक्योंग का वाइब यहाँ वेरी बॉस लाइक और कंट्रोलिंग है। सीन चेंज होता है और दोनों एक वीरान बिल्डिंग पहुंचते हैं, एक न्यू कंस्ट्रक्शन साइट की तरफ। मुक्योंग बिना कुछ बताए भीतर जाता है, जगह इंस्पेक्ट करता है और किसी टेबल पर बैठकर होंगजू को भी बैठने के लिए कहता है। दिस सडनली फील्स लाइक अ माइंड गेम सेटअप। यहाँ मुक्योंग अचानक होंगजू से कहता है कि उसे हवाटू सिखाए, तो होंगजू समझाता है, सीउडा 20 कार्ड से खेला जाता है। 2 तरीके होते हैं, 2 कार्ड या 3 कार्ड प्ले। सेम मंथ कार्ड्स को पेयरिंग कहते हैं और मिसमैच कार्ड्स का अंतिम अंक को डिसाइड करता है, जिसे लास्ट डिजिट्स को कहते हैं। मुक्योंग सरप्राइजिंगली एक बार में सब समझ भी लेता है। दिस मैन कैन लर्न एनीथिंग फास्ट, स्केरी एंड इम्प्रेसिव बोथ। फिर गेम शुरू होता है तो मुक्योंग कार्ड्स उठाते समय पूरी डेक उठा लेता है और होंगजू घबरा कर कहता है, नॉट दैट मच। इतने तनाव के बीच ये सीन सचमुच फनी है और होंगजू पहली राउंड जीत जाता है। तो मुक्योंग कहता है, इस तरह से तो आप सारे कर्ज चुका देंगे। तो होंगजू अपनी जिंदगी की सबसे पेनफुल बात बताता है। उसके पिता जुए के चक्कर में बर्बाद हो गए थे, घर टूट गया, माँ चली गई और उसके मन में गैम्बलिंग को लेकर डीप फियर बैठ गया। वह कहता है, मुझे डर है कि अगर मैं कार्ड्स खेलूंगा तो मेरा भी वही हाल होगा। वेरी इमोशनल मोमेंट। ये सीन दिखाता है कि होंगजू कमजोर नहीं बल्कि अपने ट्रॉमा से गुजर रहा है। दूसरी राउंड में मुक्योंग कहता है, अगर आपके पास पैसे नहीं है, अपनी बाजी तो लगा दो। होंगजू जेब टटोलता है और सिर्फ एक पेन निकाल पाता है। मुक्योंग खुद पर बेट लगाता है और कहता है, पैसा तो पैसा है, बट आई एम मी। पावरफुल लाइन। होंगजू रिवील करता है, 3-8 ग्वैंग टाइम, जो एक बहुत स्ट्रॉन्ग हैंड है। मुक्योंग पेन होंगजू के कान के पास लगाकर कहता है, वाओ होंगजू, तुम्हारा हाथ बहुत अच्छा है, अब तुम मेरा क्या करोगे? होंगजू पैनिक में सोचता है, इसका क्या मतलब है? इंटेंसिटी मैक्स, केमिस्ट्री डेंजरस लेवल तक पहुंच गई है। रात का सीन खुलता है, मुक्योंग और होंगजू बिल्डिंग के बाहर खड़े हैं। मुक्योंग पहली बार एक अलग तरह की बात करता है। वह कहता है, तुमने कुछ पूंजी भी सुरक्षित कर ली
और अपने लिए एक मजबूत समर्थक भी ढूंढ लिया। फिर वह पूछता है, गबिंग को बैकिंग कौन दे रहा है? मुक्योंग का वाइब यहाँ सडनली डिटेक्टिव मोड में चला जाता है। मुक्योंग सिगरेट जलाते हुए कहता है, पुनर्विकास चल रहा है, लेकिन यह साइट अब तक बची हुई है। मतलब इसके पीछे कोई ताकत जरूर है। वह कहता है कि जब उसने गबिंग से पूछा तो उसने बस टाल दिया। ये चीज़ मुक्योंग को और भी सस्पिशियस लगती है। ये क्लियरली दिखता है कि वो सिर्फ पैसे या ओनरशिप में नहीं, पूरे खेल में क्यूरियोसिटी रखता है। होंजू मन में सोचता है, आपको इसमें क्यूरियोसिटी क्यों है? मुझे तो पता है कि सब गंदा है, पर ये सिर्फ कीचड़ है या दलदल, ये जानना जरूरी है। वह डरा हुआ है, बट स्टिल ऑनेस्ट इनफ टू वरी अबाउट द ट्रूथ। मुक्योंग कहता है, अगर तुम जानते हो कि सही रास्ते पर चलने से ही जीवन सफल होता है, तो हिचकिचा क्यों रहे हो? होंजू मुक्योंग के करीब आकर पहली बार खुलकर कन्फेस करता है। उसके गैंगस्टरों के साथ संबंध है। जब उन्होंने धमकी दी कि सब तोड़ देंगे, तो उन्होंने एम्प्लॉइज का एक्सीडेंट जैसा दिखाने को कहा। मुक्योंग थोड़ा इरिटेशन से कहता है, क्या इस टॉपिक पर बात करने के लिए तुम्हें इतना करीब आना जरूरी था? This was unintentionally intimate and मुक्योंग calls it out instantly. गाड़ी में होंजू आगे बताता है, गबिंग ने कहा था कि अगर डिले करेंगे तो कॉम्पनसेशन बढ़ेगा। मुक्योंग इस पर कहता है, मैंने सोचा था तुम मूर्ख हो, पर शायद तुम काफी शार्प हो। होंजू बताता है कि वह पहले ऐसे इलाके में रहता था जहां गैंगस्टर एक्टिविटी आम थी, लेकिन अब वो एरिया छोड़ चुका है। मुक्योंग बस हम कहकर बात खत्म करता है। मुक्योंग का हम यहाँ बहुत कुछ कहता है, वो ऑब्जर्व कर रहा है, जज नहीं। अगले दिन सीन फिर से डार्क हाउस में खुलता है। एक आदमी डार्क हाउस के आदमी से बात कर रहा होता है, जहां डार्क हाउस का आदमी बताता है कि उसे डायरेक्टर मुक्योंग ने कंस्ट्रक्शन पेमेंट्स पर डांट दिया था और गबिंग शायद अपने लॉसेस मुक्योंग की इन्वेस्टमेंट से कवर करने का प्लान कर रहा है। सो बेसिकली डार्क हाउस के अंदर भी पॉलिटिक्स चल रही है। सीन चेंज होता है और हम मुक्योंग को देखते हैं, जहां होंजू मुक्योंग को ड्रिंक देता है और कहता है कि कुछ लोग वाइपर के साथ जुड़े हुए हैं। मुक्योंग कामली बॉटल को साफ करता है। होंजू उसे देखता रहता है और सोचता है, मैंने इतने गंदे लोगों को देखा है, पर इतना साफ सुथरा आदमी कभी नहीं। मुक्योंग तभी मुड़कर कहता है, क्या तुम मुझे फिर घूर रहे हो? तो होंजू घबराकर कहता है, नहीं। तो मुक्योंग कहता है, क्या ऐसा है? This small teasing moment is low-key intimate and funny. मुक्योंग उठते हुए कहता है, सिर्फ पैसा वापस पाने पर ध्यान मत दो। अगर कोई हार जाए, तो उन्हें साफ सुथरे तरीके से जाने दो, जब तक कि वे डार्क हाउस बर्बाद नहीं करना चाहते। होंजू कहता है, वे वाइपर के साथ हैं, इसलिए शायद हारेंगे नहीं। मुक्योंग तुरंत पूछता है, वाइपर कुत्ते जैसा नाम है तो फर्क पड़ गया क्या? यहाँ मुक्योंग का सार्काज़म बहुत शार्प है। सीन कट होता है, हम सीधे कार्ड टेबल पर आते हैं। गबिंग बड़ी बेट्स लगाता है, 300, फिर 500 और। तभी एक आदमी आकर गबिंग को प्रोवोक करता है और कहता है, कॉन्फिडेंट रहो, चाहो तो अभी कार्ड्स रिवील करो। गबिंग गुस्से में फट पड़ता है, क्या तुम मजाक कर रहे हो? तभी अगल बगल के लोग कहते हैं, गबिंग अजीब बिहेव क्यों कर रहा है? वह आदमी कहता है, ये गबिंग हाथ चला रहा था, चीटिंग कर रहा था। पिछली बार भी इसी तरह जीता था। गबिंग भड़क कर जवाब देता है, क्या कहा तुमने? और उस आदमी की आखिरी लाइन बहुत डेंजरस है, अगर तुम चीटिंग करते पकड़े गए, तो डार्क हाउस बंद हो जाएगा। और जाते हुए उसके पॉकेट में पैसा डालकर कहता है, इसे संभालो, शायद तुम फिर से कुछ पीकर शांत हो जाओ। दिस टेबल सीन वॉज फुल केओस। पावर प्ले, ईगो, एक्यूजेशंस, प्योर ड्रामा। जब लोग जाने लगते हैं, तो डायरेक्टर यांग माहौल को संभालने की कोशिश करता है। वह कहता है कि बॉस ने दिन में पी ली थी इसलिए ओवररिएक्ट किया। लेकिन दूसरा आदमी कहता है, प्लेयर लाया और फिर भी पैसे खो दिए, लोग उसकी चीटिंग से डरेंगे क्या? डायरेक्टर यांग कवर अप करते हुए कहता है, हमारा बॉस अब चीटिंग नहीं करता। और पोलाइटली सबको कहता है, नेक्स्ट टाइम जरूर आइएगा। डार्क हाउस क्लियरली कंट्रोल से निकल रहा है, अंदर हर आदमी अपने ही हिसाब से गेम खेल रहा है। और तभी होंजू पीछे से कहता है, क्या गबिंग ने वो सारा पैसा खो दिया जो उसने पहले लिया था? डायरेक्टर यांग तुरंत भड़क जाता है। वह होंजू को डांटते हुए कहता है, जब गबिंग पैसे निकाल रहा था, तुमने रुका क्यों नहीं? माहौल देखकर तुम्हें संभालना चाहिए था। डायरेक्टर यांग ये तक कह देता है कि होंजू की वजह से लोगों में गलत अफवाहें फैल रही हैं।
यहाँ डायरेक्टर यांग का होंगजू पर ब्लेम डालना बहुत आसान है, जबकि असल प्रॉब्लम किसी और की है। होंगजू थककर कहता है, मैंने क्या किया? अगर वह मेरी बात नहीं सुनता तो मैं क्या करूं? हर समस्या में गलती मेरी ही बन जाती है। डायरेक्टर यांग गुस्से में चिल्लाने ही वाला था, लेकिन तभी मुक्योंग बाहर आ जाता है और होंगजू के कंधे पर हाथ डालता है और डायरेक्टर यांग से बहुत कामली कहता है, लगता है आपका डार्क हाउस बहुत अच्छे से चल रहा है और बेट के बदले अपने कर्मचारियों को दोष देना उसका हिस्सा है। फिर वह होंगजू के कान में क्वाइटली पूछता है, गबिंग ने कितना खोया? गबिंग जवाब देता है, 2000। मुक्योंग हल्का सा हंसता है और कहता है, सिर्फ 2K? इतनी छोटी सी रकम के लिए इतना हंगामा, कितना शर्मनाक है। यहाँ मुक्योंग की काम सार्काज़म पूरे माहौल को बदल देती है। गबिंग कहता है कि उस पर झूठा आरोप लगाया गया है और कोई आउटसाइडर अंदर आया था, उसी ने गड़बड़ की। मुक्योंग शांत होकर कहता है, पहले किसने गलती की, इससे फर्क नहीं पड़ता। तुम खेल भी नहीं रहे थे, फिर बीच में प्लेयर्स क्यों बदल रहे हो? और डार्क हाउस नया है, इसे ऐसे छोड़ दोगे? गरिमा और भी टूटेगी। फिर वह शार्प टोन में कहता है, डार्क हाउस की तिजोरी खाली करने के बाद ऐसे ही निकल लोगे क्या? फिर रिस्ट पर बेट लगाने वाले थे। यह मोमेंट बहुत डार्क है। मुक्योंग हर लूप होल पकड़ लेता है। मुक्योंग होंगजू से पूछता है, क्या तुम्हारे पास लाइसेंस है? होंगजू कहता है, नहीं। मुक्योंग कहता है, ठीक है, एक ड्राइवर बुलाओ, मैंने थोड़ी बियर पी ली है। और डायरेक्टर यांग पर तंज कसते हुए कहता है, आप अपने लोगों को बेसिक बातें भी नहीं सिखाते, मुझे हर चीज बतानी पड़ेगी। और फिर वह वहां से चला जाता है। सीन चेंज होता है। होंगजू चुपचाप कमरे की सफाई कर रहा है। डायरेक्टर यांग गुस्से में कहता है, वह लड़का बहुत बदतमीज है। और फिर गबिंग से कहता है, मैडम वॉन से पैसे उधार लो, इन्वेस्ट करो और सब क्लियर कर दो। गबिंग नाराज होकर कहता है, कहना आसान है, करना मुश्किल। और इसी बीच गबिंग अचानक होंगजू से कहता है, तुम मुक्योंग के साथ रहकर कुछ पैसे क्यों नहीं निकालते? होंगजू शौक में कहता है, क्या तुम पागल हो? गबिंग गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, कुछ करो, पैसे लाओ। और कहता है, क्या मैं तुम्हें किसी दुकान में काम पर लगा दूं? वह इतना हाश बात तक कह देता है। वह कहता है, कहीं बाहर जाकर कोई भी छोटा मोटा काम कर लो, तुम्हारे पिता की तरह। ये बात सच में बहुत क्रूर और बेहद लो ब्लो है। होंगजू पूरी तरह इमोशनली ब्रेकडाउन हो जाता है। वह कहता है, ठीक है, जहाँ चाहो भेज दो, जो भी काम करवाना है करवा लो, मैं बस अब हिम्मत नहीं रखता। डायरेक्टर यांग और गबिंग दोनों तुरंत चिल्लाते हैं। वो कहते हैं, ऐसी बातें मत करो, पहले अपना मामला ठीक से संभालो। यहाँ होंगजू का पूरी तरह हेल्पलेस और होपलेस होना साफ दिखता है। तभी दरवाजे पर वाइपर आता है और कहता है, मुझे भूख लगी है, हम खाना कब खाएंगे? यह इतनी टेंस सिचुएशन में एकदम रैंडम फनी एंट्री है। गबिंग को सडनली आइडिया आता है। वो बताता है, हम उसे एक राउंड में फंसा देंगे, डायरेक्टर मुक्योंग को। और वह कहता है, वह यंग मालिक है, उसके पास पैसा है, हम उससे ले लेंगे। डायरेक्टर यांग और गबिंग मिलकर पूरा ट्रैप प्लान करते हैं। पहले हार्मलेस हवाटू, फिर सियोडा, फिर रिग 6 पॉइंट कार्ड्स, डॉमट को बीच में लाकर इमोशनल प्रेशर, सिग्नल्स, शफलिंग, एवरीथिंग प्लान्ड। साफ है कि वे किसी रिच व्यक्ति को फॉल करने के लिए ट्रैप बना रहे हैं। और होंगजू ये सब सुनता है और सोचता है, मुझे मुक्योंग को वॉर्न करना चाहिए, वह इस गेम में नहीं बैठ सकता। लेकिन तभी गबिंग पीछे से होंगजू को धमकाता है। वो कहता है, अगर तुमने एक शब्द भी मुक्योंग को बताया तो मैं तुम्हें ऐसे बंद कर दूंगा कि तुम दिन का उजाला नहीं देखोगे। और कहता है, मैंने तुम्हारी देखभाल की जब तुम्हारे पिता ने तुम्हें छोड़ दिया था, यह मत सोचना कि मुक्योंग तुम्हारी परवाह करेगा। ये सबसे इन्फ्लुएंस मोमेंट है, प्योर इमोशनल प्रेशर। एटमॉस्फेयर भारी है और तभी वाइपर आकर होंगजू को सॉफ्टली पूछता है, क्या तुम ठीक हो? और कहता है, चलो कन्वीनियंस स्टोर चलते हैं, कुछ खा लो, फार्मेसी से ऑइंटमेंट भी ले लेंगे। होंगजू सोचता है, फार्मेसी की गली में एक पब्लिक टॉयलेट है, वहां से मैं मुक्योंग को सीक्रेटली मैसेज भेज सकता हूँ। और वह जाने के लिए हाँ कर देता है। अब सवाल आपसे, क्या होंगजू अब मुक्योंग को चेतावनी देगा या फिर खुद ही पकड़ा जाएगा? अब सीन बदलता है डार्क हाउस के बाहर। होंगजू पहली बार बाहर निकला है, वो भी वाइपर के कहने पर। यहाँ एक दिलचस्प चीज नोट करने वाली है कि वाइपर असल में होंगजू की परवाह करता हुआ नजर आता है। और वो होंगजू से सीधे पूछ लेता है, क्या वे तुम्हें अक्सर मारते हैं? और कब से?
यहाँ टोन अलग है, एक तरह का गुस्सा भी और दुख भी। मुझे यहाँ लगा कि वाइपर सिर्फ क्यूरियोसिटी से नहीं, बल्कि जेन्युइनली होंजू की हालत देखकर डिस्टर्ब्ड है। होंजू फिर बताता है, वे डार्क हाउस में हर किसी के साथ ऐसा करते हैं। इससे साफ दिखता है कि डार्क हाउस सिर्फ कार्ड्स खेलने का प्लेस नहीं बल्कि एक टॉर्चर ड्रिवन हायरार्की है। फिर वाइपर होंजू से एक सवाल पूछता है जो बहुत रिवीलिंग है। वो पूछता है, क्या तुम पहले खिलाड़ी थे? क्या कर्ज चुकाने के लिए काम कर रहे हो? और होंजू जवाब देता है, नहीं, कर्ज मेरे पिता की जुआ लत की वजह से है। यहाँ मुझे लगा कि होंजू के कैरेक्टर की वल्नरेबिलिटी बहुत साफ होती है। वो खुद गैम्बलर नहीं, बस सर्कमस्टांसेस ने उसे गिराया है। और तभी वाइपर भी अपने ह्योंग का जिक्र करता है और कहता है कि उसे गैम्बलिंग घिनौना लगता था। ये लाइन दोनों के बीच एक सरप्राइजिंग इमोशनल ब्रिज बना देती है। दोनों अपनी मर्जी से नहीं, मजबूरी से अंदर हैं। तभी रोड क्रॉस करते वक्त रेड लाइट होती है। होंजू पीछे रह जाता है और बिल्कुल उसी समय मुक्योन की कार एंट्री करती है। क्लासिक टाइमिंग। यहाँ टेंशन सडन स्पाइक लेता है। होंजू की हालत देखकर लगता है कि अब गड़बड़ होने वाली है। मुक्योन तंज कसते हुए होंजू से कहता है, मैं देख रहा हूँ तुम आलस कर रहे हो, काम नहीं कर रहे हो। और इसी वक्त होंजू को गबिंग की बातें याद आ जाती हैं। जहाँ गबिंग उसे कह रहा था, क्या तुम्हें लगता है वो आदमी तुम्हारी परवाह करेगा? इससे हमें होंजू के अंदर चल रही गिल्ट और इनसिक्योरिटी समझ आती है। पर होंजू आगे बढ़कर मुक्योंग को साफ वार्निंग देता है, डार्क हाउस मत आना, गबिंग तुम्हें फंसाने की प्लानिंग कर रहा है, तुम सब कुछ हार जाओगे। यहाँ तक कि एक राउंड भी मत खेलना। गाइस सोचो, एक लड़का जिसे खुद रोज पीटा जाता है, फिर भी वो मुक्योंग के लिए इतनी बड़ी रिस्क ले रहा है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर मूवमेंट है। और मुक्योंग होंजू से कहता है, थोड़ा सांस लो, क्या तुम परेशान हो क्योंकि अगर मैं दिवालिया हो गया तो तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा? और होंजू तुरंत हाँ कह देता है। मुझे यहाँ मुक्योंग थोड़ा सॉफ्ट दिखा, जितना वो बाहरी तौर पर कड़क है, उतना निर्लज नहीं है। फिर मुक्योंग उन्हें कार में बैठा लेता है। तो वाइपर कहता है, बहुत ठंड थी, ये गाड़ी लाइफ सेवर है। और गाड़ी कन्वीनियंस स्टोर के पास रुकती है। स्टोर पर वाइपर स्नैक्स उठाकर होंजू से पूछता है, ये ट्राई किया? बहुत अच्छा है। और मुक्योंग कार से उन्हें घूर रहा होता है। क्लासिक अनॉयड बॉस वाइब्स। ये सेगमेंट थोड़ा कॉमिक रिलीफ है, टेंशन के बीच ब्रीफ मूवमेंट। फिर डार्क हाउस की तरफ जाते हुए वाइपर मुक्योंग को बियर ऑफर करता है और मजाक में कहता है कि डायरेक्टर तो गाड़ी चला रहे हैं, इसलिए वो दोनों कैंस खुद पी लेगा। वाइपर का कॉन्फिडेंस देखकर होंजू भी हैरान है। उसे लगता है वाइपर को मुक्योंग से डर नहीं लगता। और तभी मुक्योंग पीछे मुड़कर होंजू का चेहरा पकड़कर पूछता है, ये क्या हुआ? और वाइपर बताता है कि उसे डार्क हाउस में पीटा गया। यहाँ मुक्योंग की बॉडी लैंग्वेज सरप्राइजिंगली जेंटल लगती है। होंजू भी नोट करता है कि मुक्योंग ने ग्लव्स नहीं पहने, यानी टच वार्म है। एक सटल इमोशनल बीट। और अब गाड़ी डार्क हाउस के पास रुकती है। तो वाइपर पूछता है, डायरेक्टर अंदर नहीं आ रहे? तो मुक्योंग कहता है, मैं बिजी हूँ। और तभी होंजू पूछता है, क्या आप वापस आएंगे? तो मुक्योंग गाड़ी लेकर चला जाता है। यहीं पर हमें समझ आता है कि होंजू इमोशनली मुक्योंग से जुड़ चुका है। वो चाहता है कि मुक्योंग सेफ रहे लेकिन दूर भी न जाए। और वाइपर होंजू से कहता है, वाह, ये राइड बहुत अच्छी थी। गाड़ी महंगी है, तो मज़ा आ गया। सीन चेंज होता है डार्क हाउस में, जहां गबिंग डायरेक्टर यांग पर चिल्ला रहा होता है, वो कल से क्यों नहीं आया? मैं कॉल करता रहा और वो मुझे इग्नोर कर रहा है। उसकी आवाज़ से फ्रस्ट्रेशन साफ झलक रहा है। यहाँ पहली बार गबिंग जेन्युइनली पैरानॉइड दिखता है। उसे शक है कि उसकी प्लान लीक हो गई है। और वो एकदम कॉन्फिडेंटली बोल देता है, होंजू ने ही बताया होगा। क्लासिक अब्यूजर मूव, गलती उसकी और ब्लेम किसी और पर। सीन कट होकर बाथरूम में आता है, जहां गबिंग होंजू का कॉलर पकड़कर चिल्लाता है, तुमने डायरेक्टर को बताया है न? और वो फिर से थ्रेटन करता है, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ कुछ करूं? यहाँ होंजू के मन की भीतर की बातें बेहद हार्ट ब्रेकिंग है। उसे पीटा भी जा रहा है, पर उसके मन में सिर्फ यही चलता है कि कम से कम मुक्योंग सेफ है। और तभी बाथरूम में एंट्री करता है मुक्योंग। उसकी एंट्री लिटरली हवा बदल देती है। मुक्योंग सार्कास्टिकली गबिंग से कहता है, मैं देख रहा हूँ कि आप मजे कर रहे हैं। क्यों रुके? मुझे देखने में मजा आ रहा है। ये देखने में काम लगता है पर अंदर बहुत शार्प वार्निंग है। ये मुक्योंग की सबसे कोल्ड और डेंजरस एंट्रीज में से एक है। वो कंट्रोल दिखा रहा है।
गबिंग तुरंत अपनी लाइन बदलता है और कहता है, डायरेक्टर, ये वैसा नहीं है जैसा आप सोच रहे, मैंने इसे सिर्फ डराया है। उसका टोन तुरंत सबमिसिव हो जाता है। ये देखकर लगता है कि डार्क हाउस में असली बॉस कौन है। मुक्योंग की सिर्फ मौजूदगी गबिंग को असहज कर देती है। बाथरूम से बाहर आने के बाद गबिंग मुक्योंग से मीठे स्वर में कहता है, डायरेक्टर, चूंकि मुझे लगा आप नहीं आएंगे, मैंने आखिरी कमरे में कुछ सेटअप किया है, अगर वो हो रहे हैं तो देख ले। गबिंग क्लियरली किसी नए ट्रैप में मुक्योंग को खींचना चाहता है और पीछे से वाइपर होंगजू को कहता है, वो अंदर जा रहा है, शुरू हो गया है, और वो खुद भी जाने की बात करता है, जो दिखाता है कि वाइपर सिचुएशन को समझ रहा है। सीन चेंज होता है लास्ट रूम में। गैम्बियस बैठे हैं और गबिंग मुक्योंग के कान में विस्पर करता है। वो कहता है, वो जो लड़की बैठी है वो मेरी एक्स है, आज रात होने से पहले मैं उसे हरा दूंगा, क्या तुम मेरा थोड़ा साथ दोगे? ये केवल गैम्बलिंग नहीं, एक साइकोलॉजिकल हंट जैसा लगता है। गबिंग गैम्बलिंग को रिवेंज और डोमिनेंस के टूल की तरह यूज करता है। इस बीच होंगजू मुक्योंग के लिए प्रीमियम पानी लाने जाता है और कन्वीनियंस स्टोर के बाहर आते ही वो खुद से सोचता है कि आज का दिन कितना तनाव भरा था। और उसे लगता है कि मुक्योंग यहाँ सिर्फ शो ऑफ करने आया है, खेलने नहीं। लेकिन जैसे ही वो लौट कर आता है, उसे शौक लगता है, क्योंकि मुक्योंग खुद कार्ड टेबल पर बैठकर खेल रहा है। होंगजू के चेहरे पर हल्का सा डिसबिलीफ, जैसे उसका दिल टूट गया हो, और खुद से कहता है, मैंने उसे वार्न किया था, फिर भी वो खेल रहा है। और तभी डायरेक्टर यांग उसे टोकता है, क्या कर रहे हो, पानी लाओ और जल्दी से डायरेक्टर मुक्योंग को दो। होंगजू घबराहट में पानी देता है और मुक्योंग कोल्ड टोन में बोलता है, इतने धीमे क्यों हो, एक मूर्ख की तरह। ये मोमेंट बहुत पेनफुल है। होंगजू ने पूरे दिन मुक्योंग की सेफ्टी के लिए सब कुछ रिस्क किया और बदले में उसे ताने मिल रहे हैं। जैसे ही होंगजू कमरे से बाहर निकलता है, गबिंग उसे एक कमरे में रोकता है और कहता है, अगली राउंड तुम खेलोगे। तो होंगजू घबराता है और कहता है, मैं नहीं कर सकता, आपने कहा था किसी और को लाएंगे। तो गबिंग का मैनिपुलेशन लेवल 100 पर है। वो कहता है, तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं, क्या तुम कर्ज नहीं चुकाना चाहते, या मैं तुम्हारे पिता को फिलीपींस से पकड़ लाऊं। यहाँ क्लियर दिखता है कि होंगजू सिर्फ ब्रुटैलिटी का विक्टिम नहीं, बल्कि साइकोलॉजिकल स्लेवरी में फंसा हुआ है। सीन फिर कार्ड टेबल पर शिफ्ट होता है। गबिंग पूछता है, मिजन, क्या तुम जीती? और वो कहती है, मैं हार गई, एक्सपीरियंस प्लेयर्स ने फायदा उठाया। गबिंग स्वीट बनने की एक्टिंग करते हुए कहता है, ऑपर तुम्हें घर छोड़ देगा, सामान उठा लो। ये सब दिखाता है कि गबिंग हर किसी के साथ बात करने का तरीका उनकी कमजोरी के हिसाब से बदलता है, प्योर मैनिपुलेशन। और डायरेक्टर यांग, जो हमेशा माहौल भांप कर चीज़ों को अपने फेवर में मोड़ देता है, वो मुक्योंग से कहता है, कैसा है डायरेक्टर, आपके पास बहुत कैश है, क्यों न हम आपस में एक सही शर्त लगा लें। यहाँ यांग क्लियरली मुक्योंग को बड़ी बेट में खींचना चाहता है, क्योंकि अगर मुक्योंग फंसता है, डार्क हाउस का पूरा कंट्रोल वापस यांग और गबिंग के हाथ में आ सकता है। और मुक्योंग मुस्कुराकर कहता है, ठीक है, ऐसा ही सही। ये लाइन काम लगती है, पर इसके पीछे एक हिडन कॉन्फिडेंस है, जैसे वो पहले से गेम समझ चुका है। डायरेक्टर यांग फिर होंगजू को बुलाते हुए कहता है, तुम बिजी नहीं हो, आओ यहाँ बैठो। होंगजू जो ड्रिंक सर्व कर रहा था, वो सोचता है, आखिरकार गेम शुरू हो गया। यहाँ होंगजू के अंदर एक्साइटमेंट नहीं, बल्कि डीप एंजाइटी दिखती है, क्योंकि उसे पता है कि सियोडा टेबल पर हर मूव जानलेवा हो सकता है। और तभी मिजन जाते हुए टेबल पर पैसे रखते हुए कहती है, होंगजू भी फ्लावर कार्ड्स खेल सकता है, तो नूना तुम्हें कुछ पैसे देगी। और वो 3 बंडल्स टेबल पर रख देती है। मिजन का टोन प्लेफुल है, लेकिन ऑनेस्टली ये भी एक तरह का पुश है, होंगजू को हाई स्टेक्स गेम में फंसाने का। डायरेक्टर यांग सजेस्ट करता है कि इस राउंड में सियोडा खेला जाए। मुक्योंग कैजुअली कहता है कि उसने थोड़ा बहुत सीखा है, और खेल शुरू होता है। होंगजू अपने कार्ड्स चेक करता है। जुलाई प्लस में बराबर पॉइंट, और सिर्फ 2 पॉइंट, ये बहुत ही कमजोर हैंड है। यहाँ होंगजू की इनर वॉइस कहती है, ये जीतने लायक नहीं। तभी वाइपर अपने कार्ड्स पटक कर कहता है, मेरा काम हो गया। और एटमॉस्फेयर और टेंस हो जाता है। और होंगजू सोचता है, मुक्योंग के हारने से पहले मुझे पैसे ऐड करने होंगे। और वो 300 वॉन डालता है। ये इतना ब्रेव मूव है। होंगजू अपने हाथ पर नहीं, मुक्योंग को बचाने के लिए खेल रहा है। मुक्योंग भी पैसे ऐड करता है, और फिर होंगजू फोल्ड कर देता है।
कार्ड्स रिवील होते हैं, होंजू के 2 पॉइंट तो मुक्योन के 1 पॉइंट। मुक्योन ने इतने खराब कार्ड्स पर भी खेला, होंजू के लिए ये बहुत कंफ्यूजिंग है। वो सोचता है, आपने फोल्ड क्यों नहीं किया। नेक्स्ट राउंड शुरू होता है। डायरेक्टर यांग पूछता है, दाम बढ़ाएं। वाइपर 500 वॉन डालता है, मुक्योन भी 500 वॉन डालता है और होंजू मन में पैनिक करता है और वो कहता है, ये फिर से बिना देखे हाई बेट लगा रहा है, ऐसे खेला तो सब हार देगा। मुक्योन की रेकलेस बैटिंग उसे या तो जीनियस बनाती है या सुसाइडल। पर अचानक वाइपर 7 पॉइंट दिखाकर सब जीत लेता है और मुक्योन उसका सारा पैसा ले लेता है। सब शॉक्ड है। अब तीसरा राउंड आता है, सबसे डेंजरस। वाइपर कहता है, डार्क हाउस पाने का सपना छोड़ो और कार्ड्स चेक करते हुए हिंट देता है, ब्लू रिबन। ये एक गैम्बलर्स कोडेड लैंग्वेज है, कार्ड पैटर्न की इनडायरेक्ट प्रेडिक्शन। होंजू भी कार्ड्स देखता है और कहता है, अगर अगला अप्रैल कार्ड नहीं आया तो उसका कोई चांस नहीं। फिर भी वो कॉल कर देता है। मुक्योन भी कॉल करता है। वाइपर दाव 1000 वॉन बढ़ा देता है और फिर फोल्ड कर देता है। ये पूरा राउंड ऐसा था जैसे हर कोई दूसरे को टेस्ट कर रहा हो। होंजू कॉशियस कॉल करता है और मुक्योन भी फॉलोज करता है। डायरेक्टर यांग अचानक 7 पॉइंट दिखाता है और ह्यूज पॉट ले लेता है। लेकिन मुक्योन कैजुअली अपने कार्ड्स दिखाता है और कहता है 4-6। सुपर रिस्की हैंड, लेकिन मुक्योन लगभग फियरलेस तरीके से खेल रहा है। फिर मुक्योन होंजू से कहता है, हे प्रिटी बॉय, मेरे पैसे ऑर्गेनाइज कर दो। होंजू साइलेंटली नॉड करता है और मन में कहता है, अगर हम ऐसे जीतते रहे तो लालच मेरे दिमाग पर हावी हो जाएगी, मुझे ये गेम खत्म करना है। और तभी टेबल के नीचे से मुक्योन होंजू के पैर को टच करता है। होंजू बिल्कुल फ्रीज हो जाता है। वो सोचता है, ये क्या कर रहा है। ये सिर्फ फ्लर्ट नहीं, ये मनोवैज्ञानिक कंट्रोल का गेम है। मुक्योन जानता है कि होंजू ऑलरेडी एंग्शियस है और वह इसी को यूज कर रहा है। मुक्योन बेट पर कॉल करता है और बोर होकर कहता है, बेट बहुत छोटी है, क्या अब थोड़ा मजा करें। डायरेक्टर यांग पूछता है, हम इसे डायरेक्टर के लिए कैसे मजेदार बना सकते हैं। और मुक्योन अचानक खड़ा होता है और होंजू के कंधे पर हाथ रखता है और उंगली उसकी ओर करते हुए कहता है, कैसा रहेगा ये। यह मोमेंट पूरे सीन का क्लाइमैक्स है। मुक्योन ने होंजू को बेड पर रख दिया है। ये सिर्फ गैम्बलिंग नहीं, पावर का पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशन है। होंजू शॉक में, यांग शॉक में और ऑडियंस भी शॉक में। अब डायरेक्टर यांग इरिटेटेड टोन में है और वो होंजू से कहता है, तुम कार्ड्स नहीं बांट रहे हो, छोड़ो, कुछ और करो। यांग फ्रस्ट्रेटेड है क्योंकि मुक्योन की लगातार जीत ने उसकी प्लानिंग को हिला दिया है। यांग की इरिटेशन एक्चुअली फियर है, उसे लग रहा है कि गेम उसके हाथ से निकल रहा है। और तभी वाइपर तुरंत कहता है, डायरेक्टर यांग, बस मुझे दे दीजिए, मैं संभाल लूंगा। वाइपर सिचुएशन को हल्का रखना चाहता है, लेकिन असल में वह होंजू को बचा भी रहा है। और तभी कमरे में गबिंग धमाके की तरह एंटर करता है और कहता है, ओह माय, मजा आ रहा है सबको। डायरेक्टर मुक्योन ने कुछ जीता, लेकिन जैसे ही वो टेबल पर नोटों का ढेर और मुक्योन की विनिंग देखता है, वह शौक में जम जाता है। गबिंग के चेहरे पर डर प्लस गुस्सा प्लस डिसबिलीफ, तीनों इमोशंस एक साथ, क्योंकि मुक्योन को जीतना उसकी प्लान का हिस्सा नहीं था। और तभी डायरेक्टर यांग अचानक होंजू से कहता है, तुम्हारे पास लाइटर है। यहाँ होंजू अंदर ही अंदर समझ जाता है। वो कहता है, ये यांग का खास संकेत है, वह 666 वाले प्लेयर से लाइटर मांगता है। इसका मतलब यांग और गबिंग ने मुक्योन को हराने की सीक्रेट चीटिंग प्लान तैयार कर रखी है। और शौक ये कि होंजू को ही वो स्टैक कार्ड्स मिले हैं। और होंजू मन में कहता है, उन्होंने मुझे ये कार्ड्स क्यों दिया। और उधर गबिंग पीछे बैठकर बाज की तरह होंजू को घूर रहा है। वाइपर टेबल से उठकर कहता है, लगता है डायरेक्टर बोर हो रहे हैं, क्यों न दाम बढ़ा दे। फिर होंजू से पूछता है, कितने पैसे बचे, चलो सब दांव पर लगा देते हैं। और आगे कहता है, ये तुम्हारा पैसा भी नहीं, मिंजी का है। डर किस बात का, ये साइकोलॉजिकल पुश है, होंजू को ऑल इन करने के लिए मजबूर करना। और इससे पूरी टेबल फायर मोड में चली जाती है। सभी प्लेयर्स अपने पैसे डालते हैं। होंजू अपने माइंड में कैलकुलेशन करता है, अगर मैं पूरा राउंड जीत लूं तो 8000 तक बना सकता हूँ। 666 मिल गया है तो पे ऑफ डबल मिलेगा। राउंड क्लाइमैक्स पर पहुंचता है। यांग अपने बैड कार्ड्स पटक कर फ्रस्ट्रेशन निकालता है। वाइपर बताता है कि उसके पास क्या वो है
और हॉन्जू रिवील करता है कि उसके पास डबल 6 है। टेबल एकदम फ्रीज। ये वही कार्ड है जिसके जरिए यांग और गबिन चीटिंग करना चाहते थे, लेकिन अब ये हॉन्जू के हाथ में है और वो जीतने वाला है। तभी गबिन सार्कास्टिकली मुक्योंग से पूछता है, क्या सबके पास इनफ पैसा है उधार दूं? उसका टोन अभी भी कंट्रोल में दिखने वाला है। लेकिन तभी मुक्योंग उठकर हॉन्जू का हाथ पकड़ता है। पूरे कमरे की हवा मोमेंटरली रुक जाती है और मुक्योंग कामली हॉन्जू से पूछता है, तुमने कहा था कि तुम खिलाड़ी नहीं हो। तो हॉन्जू डरते हुए कहता है, मैं नहीं हूँ। तो मुक्योंग कहता है, पर तुम्हारे पास अच्छे कार्ड्स हैं। तो हॉन्जू बताता है, मैं लकी हूँ। यह मोमेंट बेहद इंटीमेट और इंटेंस दोनों है। हॉन्जू का डर, मुक्योंग का काम एरोगेंस, कमाल का कॉन्ट्रास्ट। और फिर मुक्योंग अपने कार्ड्स खोलता है। 1-3 ग्वैंग टाइंग और टेबल पर लिटरली बम फट जाता है। ग्वैंग टाइंग सिर्फ जीत नहीं, एब्सोल्यूट डोमिनेंस है। यांग शॉक में, गबिन नम। यह उनके चीटिंग सिस्टम को सीधे चैलेंज था। मुक्योंग कामली उनसे कहता है, इसका पेआउट बेट से 3 गुना है। 4 लोगों से, प्रति व्यक्ति 3.3 बिलियन। पैसे दो। यांग और गबिन दोनों चुप, उनकी सिस्टम कोलैप्स होते दिख रही है। मुक्योंग अनबॉदर्ड टोन में कहता है, अगर पैसे नहीं है तो कोलैटरल को रखता हूँ। और फिर वो हॉन्जू की ओर इशारा करता है। ये पावर का सबसे विकृत प्रदर्शन है। मुक्योंग हॉन्जू को सडनली अपने कोलैटरल की तरह क्लेम करता है। यह ओनरशिप, प्रोटेक्शन और डोमिनेशन तीनों का मिक्स है। फिर मुक्योंग यांग से कहता है, तुम अपनी आखिरी आंख दांव पर लगा सकते हो। और गबिन से कहता है, तुम्हारी उंगलियां कोलैटरल में रख दो। टेबल पर एब्सोल्यूट साइलेंस। ये ह्यूमिलिएशन है। और मुक्योंग यहाँ सिर्फ गेम नहीं जीत रहा, वह पूरे डार्क हाउस पर अपना पावर स्टैम्प कर रहा है। हॉन्जू शॉक में कुर्सी पर बैठा है, समझ नहीं पा रहा क्या हो रहा है। और तभी मुक्योंग पीछे मुड़कर कहता है, तुम वहाँ किस चीज में व्यस्त हो? और कहता है, कोलैटरल 1 इंच भी नहीं हिल रहा। अब तुम्हें किसकी बात सुननी चाहिए? ये लाइन पूरी वेबटून के सबसे आइकॉनिक पावर लाइंस में से एक है। मुक्योंग ओपनली हॉन्जू को अपने साइड में क्लेम कर रहा है और यांग और गबिन पावरलेस है। सीन अचानक डार्क हाउस से कट होता है और बाहर पार्क्ड एक गाड़ी दिखती है जहां मुक्योंग और हॉन्जू बैठे हैं। दोनों कैरेक्टर्स के बीच टेंशन साफ महसूस हो रही है। हॉन्जू समझ नहीं पा रहा कि मुक्योंग उसे कहां ले जा रहा है। तो हॉन्जू पूछता है, हम कहां जा रहे हैं? और मुक्योंग जवाब देता है, अगर बताऊंगी तो क्या तुम समझ जाओगे? यहाँ मुक्योंग क्लियरली कंट्रोल में है और हॉन्जू कंफ्यूज्ड। हॉन्जू एक इम्पॉर्टेंट सवाल पूछता है, पहले आपने उनको कार्ड से कैसे हराया? मुक्योंग बस कैजुअली जवाब देता है कि उसने वही खेला जो हॉन्जू ने उसे सिखाया था। फिर वह हॉन्जू से इनडायरेक्टली पूछता है, तुम असल सवाल क्यों नहीं पूछ रहे? यहाँ मुक्योंग की साइकोलॉजी मज़ेदार है। वह लगातार हॉन्जू की हेजिटेशन को चैलेंज कर रहा है। सीन चेंज होता है रॉयल होटल में। दोनों होटल पहुंचते हैं। हॉन्जू मन में सोचता है, क्या मुझे भाग जाना चाहिए? लेकिन मुक्योंग उसे रोककर कहता है, कुछ बेकार मत सोचो, बस अंदर आओ। ये क्लियरली पावर डायनामिक वाला मूवमेंट है। मुक्योंग अथॉरिटी दिखा रहा है जबकि हॉन्जू नर्वस है। कमरे में हॉन्जू कहता है कि अगर मुक्योंग गबिन की वजह से ऐसा बिहेवियर कर रहा है तो उसे कोई दूसरा काम दे दे। मुक्योंग यहाँ हॉन्जू के बिहेवियर पर सवाल उठाता है और कहता है कि उसे लग रहा था कि हॉन्जू किसी खास एक्सपेक्टेशन में इतना रिजिड होकर बिहेव कर रहा है। स्ट्रेट फॉरवर्डली मुक्योंग हॉन्जू की ऑनेस्टी को टेस्ट कर रहा है। मुक्योंग हॉन्जू को क्लीन होने को कहता है क्योंकि डार्क हाउस की गंध उसे परेशान कर रही थी। हॉन्जू थोड़ा हेजिटेंट होता है लेकिन अंत में वह इंस्ट्रक्शंस फॉलो करता है। यहाँ इंटीमेट टेंशन तो है लेकिन शो इसे साइकोलॉजिकल डोमिनेंस की तरह पेश करता है, नॉट एक्सप्लिसिट रोमांस। सीन चेंज होकर बाथरूम का दिखाया जाता है। हॉन्जू अब शॉवर ले रहा है और मुक्योंग वहीं मौजूद रहता है। हॉन्जू असहज महसूस करते हुए पूछता है, क्या आप बाहर नहीं जाना चाहेंगे? लेकिन मुक्योंग उसे ऑब्जर्व करता रहता है। ये मोमेंट अनकंफर्टेबल और इंटेंस दोनों है। मुक्योंग यहाँ ट्रस्ट और कंट्रोल दोनों टेस्ट कर रहा है। शॉवर खत्म होने के बाद हॉन्जू मुक्योंग से कहता है, मेरे पास पहनने के लिए कुछ नहीं है। तो मुक्योंग कामली जवाब देता है, तुम्हें अभी उसकी जरूरत नहीं। और हॉन्जू के करीब आता है और उसके चेहरे को हल्के से छूकर कहता है कि उसका पूरा पर्सनालिटी और प्रेजेंस देखने लायक है। दिस सीन इज इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल, नॉट फिजिकल। यहाँ मुक्योंग हॉन्जू के वल्नरेबिलिटी को एक्नॉलेज कर रहा है।